सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री फ्रॉम जीरो। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। सो जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, हम सॉल्यूशंस के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो आपके क्लास 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस वीडियो को आपने देख लिया तो आपके 7 मार्क्स सॉल्यूशन में पक्के हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, ठीक है। अगर आपने चैप्टर पढ़ लिया है या चैप्टर नहीं पढ़ा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम हर क्वेश्चन को डीपली एक्सप्लेन करेंगे। हर क्वेश्चन में जो भी कॉन्सेप्ट लग रहा है उसको मैं आपको डीपली एक्सप्लेन करूंगा। न्यूमेरिकल्स को कैसे जल्दी जल्दी सॉल्व करना है, कैसे टेक्निक से क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं आपको, ठीक है। तो बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखते हैं। ओके, सो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन containing non-volatile solute is 0.0225, ठीक है। अब देखो रिलेटिव लोअरिंग दे रखी है। रिलेटिव लोअरिंग हमको पता है, रिलेटिव लोअरिंग क्या होती है? पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट, ठीक है। ये किसके इक्वल दे रखा है? ये हमको दे रखा है 0.0225, ठीक है। जहां पे पी नॉट क्या है? प्योर प्रेशर है सॉल्वेंट का, पी क्या है? सॉल्यूशन का प्रेशर है, और पी नॉट सॉल्वेंट का प्रेशर है। द मोल फ्रैक्शन ऑफ द नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, वो बोल रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट क्या होगा। तो हमको पता है हमारी फर्स्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या बोलती है कि पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, मतलब x2। यही होता है हमारा फॉर्मूला। तो अगर ये फॉर्मूला है तो ये तो हमको दे रखा है क्वेश्चन में, तो हमारी जो मोल फ्रैक्शन होगा वो क्या हो जाएगा? तो हमारा मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? x2 इक्वल्स टू सेम 0.0225, ठीक है। यही हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, 1 नंबर का क्वेश्चन था। जस्ट आपको रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके इक्वल होती है? मोल फ्रैक्शन के इक्वल होती है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट के इक्वल होती है x2। x2 क्या होता है? n2 अपॉन n1 प्लस n2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अब। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो वापस से क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में है, बट कौन सी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो लेट मी चेंज द कलर। ओके, कैलकुलेट एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन व्हेन 4 ग्राम ऑफ MgSO4 मोलर मास दे रखा है was dissolved in 100 ग्राम ऑफ वाटर assuming MgSO4 undergoes complete ionization। अब आपको इसमें एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए और मॉडिफाइड फॉर्मूला पता होना चाहिए। मॉडिफाइड मतलब जिसमें वेंटो फैक्टर इंक्लूडेड हो। तो हम पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है हमारा? डेल टी बी इक्वल्स टू आयोटा के बी एम। यही है, जहां पे आई क्या है? वेंटो फैक्टर है, के बी इज द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, एम इज द मोलैलिटी, और डेल टी बी क्या है? डेल टी बी इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये हमको फॉर्मूला पता लग गया। अब देखो दे रखा है कि कंप्लीट आयोनाइजेशन है। जब भी कंप्लीट आयोनाइजेशन होता है ना, जब भी कंप्लीट आयोनाइजेशन होगा तो आई किसके इक्वल होता है? आई इक्वल होता है नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड के। मतलब अगर हमारे पास है MgSO4, MgSO4 किसमें टूटेगा? Mg2 प्लस SO4 2 माइनस, सही है। तो यहां पे कितने नंबर ऑफ आयंस बन रहे हैं? ऑफ कोर्स 2 बन रहे हैं, एक Mg हो रहा है और एक SO4 2 माइनस, तो मतलब 2 आयंस प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं। तो वेनेवर जब भी आपको क्वेश्चन में दे रखा हो कंप्लीट आयोनाइजेशन, तो इस केस में आई किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड, कि आयंस कितने प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं। तो यहां पे कितना हो जाएगा आई की वैल्यू? आई की वैल्यू हो जाएगी यहां पर 2। तो आई की वैल्यू मिल गई हमको, केवी की वैल्यू दे रखी है हमको, एम पता है हमको, मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, पता है हमको। और डेल्टी भी हमको निकालना है। कैलकुलेट एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट, तो डेल्टी भी हम निकाल लेंगे। आई की वैल्यू हमारी 2 है, केवी की वैल्यू हमारी 0.52 है। मोलैलिटी क्या होती है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो देखो मोल्स कैसे निकालते हैं? मोल्स है हमारे पास गिवन वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट। गिवन वेट कितना दे रखा है? 4 ग्राम, और मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 120। तो हम क्या लिखेंगे? 4 अपॉन 120, दिस इज द मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा है? 100 ग्राम ऑफ वाटर में डिसॉल्व किया है, तो 100 ग्राम ऑफ वाटर। अब मैंने क्या बोला था कि जो मास ऑफ सॉल्वेंट होता है वो केजी में लेते हैं हम। किस में लेते हैं? केजी में। तो केजी के लिए क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से। जब आप 1000 से डिवाइड करोगे, 1000 क्या हो जाएगा? न्यूमरेटर में चले जाएगा, तो 1000 और ये हो जाएगा केजी।
क्लियर? सो हमारा सॉल्व कर लेंगे सिंपल, 0 0 0 0 कैंसिल, ये वाला 0 भी 0 से कैंसिल, 4 3 जा 12, तो हमारा क्या बचा? तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? 2 इंटू 0.52 डिवाइड बाय 3 किस में आ रहा है? डिनोमिनेटर में, तो 3 डिनोमिनेटर में, तो ये डेल्टी भी चल रहा है हमारा, तो डेल्टी भी इक्वल्स टू जाएगा, तो आ जाएगा हमारा 0.346 केल्विन। ठीक है, सो दैट्स हाउ यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन। आपको एलिवेशन और बॉइलिंग पॉइंट पता होना चाहिए। लास्ट में जरूर से यूनिट लिखनी है, और यूनिट किस में होगी? टेम्परेचर की, केल्विन में। ठीक है, यूनिट हमको लिखनी है केल्विन में। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए, ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी क्वेश्चन आएंगे जिसमें हम वेंटर फैक्टर की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट आयोनाइजेशन दे रखा था, तो वेंटर फैक्टर किसके इक्वल होगा? नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड के इक्वल होगा। नंबर ऑफ आयंस कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं? 2, एक Mg2 प्लस एक SO4, 2 माइनस, तो आई कितना हो गया यहाँ पर? 2 हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, करते हैं इसको। ऑन मिक्सिंग 10 ml ऑफ एसीटोन विद 50 ml ऑफ क्लोरोफॉर्म द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। अब वो बोल रहा है कि टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा। तो जिसने कुछ पढ़ा नहीं होगा, जिसको राउल्स लॉ नहीं पता होगा, जिसको पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन के बारे में नहीं पता होगा, तो कितना करेगा? 50 + 10 कितना? 60। बट ये आंसर गलत हो जाएगा, 60 आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि क्लोरोफॉर्म और एसीटोन, देखो एसीटोन क्या होता है? ये होता है, ये क्या है? एसीटोन। और हमारा क्लोरोफॉर्म क्या है? CHCl3, ये हमारा क्लोरोफॉर्म है। अब क्लोरोफॉर्म और एसीटोन में क्या हो रहा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, और जब इनको मिक्स करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब इनको मिक्स करेंगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। यहां पे क्या हो रही है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से सॉल्यूट और सॉल्वेंट का इंट्रैक्शन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सॉल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन। उसकी वजह से क्या होगा? जो वेपर प्रेशर होगा वो कम हो जाएगा। मतलब क्या हो रहा है कि राउल्ट्स लॉ से जो हम प्रिडिक्ट वेपर प्रेशर निकालते हैं, जो प्रिडिक्टेड वेपर प्रेशर होता है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। क्या होता है ये होता है, ये किसका एग्जांपल है? नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। ठीक है, नेगेटिव डेविएशन हो रहा है। अब नेगेटिव डेविएशन में क्या बताया था कि वेपर प्रेशर क्या होता है? कम होता है। वेपर प्रेशर क्या हो गया? कम हो गया। सॉल्वेंट सॉल्यूट का इंट्रैक्शन ज्यादा होगा, सॉल्वेंट और सॉल्यूट का इंट्रैक्शन ज्यादा होगा तो वेपर्स कम बनेंगे, और वेपर्स कम बनेंगे तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो वेपर प्रेशर क्या होता है? ऑफ कोर्स कम होगा। अगर वेपर प्रेशर कम होगा, क्योंकि यहां पे नेगेटिव डेविएशन हो रहा है। देखो, अगर वो सॉल्यूशंस जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं उनमें क्या होता है, अगर आपको पता होगा, उनमें क्या होता है? डेल वी मिक्सिंग 0 होता है। बट ये तो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा, और कैसा डेविएशन शो कर रहा है? नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है। तो यहां पे जो डेल वी मिक्सिंग होगी, वो नेगेटिव होती है। कितनी होती है? नेगेटिव। जब हम मिक्सिंग करेंगे तो जो वॉल्यूम होगा वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी, मतलब नेगेटिव हो जाएगी। जो चेंज आएगा वो क्या होगा? नेगेटिव होगा। नेगेटिव होगा मतलब कि अगर 10 + 50 है तो 60 नहीं होगा, 60 से कम होगा। 60 से कम कौन सा ऑप्शन है? ए। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा कि कैसे मैंने राउल्ट्स लॉ को यूज करके इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट किया। ऐसे ही आपको करना है। ठीक है, आपको देखना है कि कौन से 2 लिक्विड्स दे रखे हैं, उनमें क्या है, उनमें इंट्रैक्शन होगा या नहीं होगा, वो आपको देखना है। उनमें पॉजिटिव डेविएशन होगा या नेगेटिव डेविएशन होगा, वो आपको देखना है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ए। और जो ये डेल्वी मिक्सिंग है ना, डेल्वी मिक्सिंग 0 ये कब होती है? जब सॉल्यूशंस जो है ओबे करते हैं राउल्ट्स लॉ को। ठीक है, जब सॉल्यूशन किसको ओबे करते हैं? राउल्ट्स लॉ को। ठीक है, तो 1 नंबर का क्वेश्चन था, आपको जस्ट सही आंसर पे टिक करना था। तो इसका आंसर 60 नहीं होगा। ठीक है, ध्यान से करना है, 60 नहीं होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर से है। ठीक है, a 3% glucose solution of glucose is isotonic with 2.5% solution of an unknown organic substance. Calculate the molecular weight of the unknown organic substance. तो देखो, इस क्वेश्चन में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को। बहुत सारी चीजें हम सीखेंगे एक एक करके। देखो, वो बोला 3% सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, मोलर मास दे रखा है, और आइसोटोनिक है। आइसोटोनिक मतलब क्या होता है? देखो, फर्स्ट थिंग है आइसोटोनिक मतलब क्या होता है? आइसोटोनिक सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होते हैं जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है। ठीक है,
तो मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस मतलब वो सॉल्यूशंस विच हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। तो मतलब हमको दो सॉल्यूशंस दे रखे हैं, एक तो हमको दे रखा है, देखो दो सॉल्यूशन दे रखे हैं, 3% सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज दे रखा है और एक हमको दे रखा है 2.5% सॉल्यूशन, और वो नहीं पता हमको किसका है, ठीक है, वो एक अननोन सब्सटेंस का है, 2.5% सॉल्यूशन ऑफ अननोन सब्सटेंस। अननोन सब्सटेंस, ठीक है। अब देखो 3% सॉल्यूशन मतलब 3% मतलब कि 3 ग्राम जो है हमारा सॉल्यूट है और 97 ग्राम हमारा कितने क्या है, सॉल्वेंट है। तो हमारा 3 ग्राम यहां पे क्या है, ग्लूकोज है, और यहां पे जो है वो 2.5 ग्राम हमारा अननोन सब्सटेंस है, ठीक है, 2.5 ग्राम हमारा अननोन सब्सटेंस है। और बचाओ क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, सॉल्वेंट कुछ भी हो सकता है, इसमें मेंशन नहीं कर रखा, ठीक है, अननोन सब्सटेंस है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, अब हमको बोल रहा है वो, हमको क्या बोल रहा है वो, आइसोटोनिक। आइसोटोनिक मतलब इसका जो पाई 1 होगा और इसका पाई 2 होगा ऑस्मोटिक प्रेशर, ये पाई 1 और पाई 2 क्या है, इक्वल है। आइसोटोनिक दे रखा है मतलब कि जो पाई 1 है, आइसोटोनिक मतलब क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर हम किससे नोट करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर हम किससे नोट करते हैं, पाई से। तो दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, मतलब पाई 1 और पाई 2 क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अब आपने ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ रखा होगा, तो क्या होता है, पाई जो होता है वो क्या फॉर्मूला क्या होता है, CRT। तो यहाँ पे पाई 1 के लिए C1RT, और R तो दोनों के लिए सेम है और टेम्परेचर भी दोनों के लिए सेम है, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, C2RT, ठीक है। अब R से R कैंसिल और T से T कैंसिल, हमारे पास क्या बचा, C1 इक्वल्स टू C2, ये बचा। अब C1 क्या है, C1 मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो देखो सेम है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के लिए कुछ बोला नहीं गया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या है, सेम है विथ 2.5% सॉल्यूशन, और वो है 3% सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन का वॉल्यूम तो सेम है, जस्ट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिफरेंट है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिफरेंट है। मतलब क्या बोल सकते हैं कि N1 अपॉन V इक्वल्स टू N2 अपॉन V। तो यहाँ पे V से V क्या हो जाएगा, वापस कैंसिल हो जाएगा, V से V कैंसिल हो गया, तो N1 N2 के इक्वल हो गया। आ रहा है समझ में। अब N1 क्या है, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, गिवन वेट कितना है 3 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट कितना है 180, तो यहां से निकल जाएगा 3 अपॉन 180 इक्वल्स टू, और यहां पे कितना है 2.5, और इसका तो मॉलिक्यूलर वेट हमको निकालना ही है, तो 2.5 अपॉन M2, M2 इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द अननोन सब्सटेंस, M2 इज व्हाट, M2 इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अननोन सब्सटेंस। इसको सॉल्व कर लेंगे तो M2 हो जाएगा हमारा 2.5 इंटू 180 अपॉन 3। अब 3 से 180 कैंसिल कर दो तो इजीली हो जाएगा 360। तो अब 2.5 इंटू 60 को सॉल्व कर लो, तो 2.5 इंटू 60 क्या हो जाएगा 150। यूनिट भी लिखनी पड़ेगी, यूनिट का हाफ मार्क्स कट जाएगा वरना, ग्राम पर मोल। क्लियर है। सो M2 आ गया हमारे पास 150 ग्राम पर मोल, और लास्ट में क्या लिखना पड़ेगा आपको, लास्ट में लिख देना एक लाइन, मास ऑफ अननोन सब्सटेंस, इट इज नॉट मास, इट इज द मोलर मास। तो लिखना मोलर मास ऑफ अननोन सब्सटेंस इज इक्वल्स टू 150 ग्राम पर मोल, सो दैट आपका जो प्रेजेंटेशन होगा वो अच्छा होगा और एग्जामिनर जो है वो खुश होगा आपकी कॉपी चेक करते हो, ठीक है। तो यू हैव टू जस्ट राइट, आपने आंसर निकाल दिया, लास्ट में एक लाइन लिख देना कि मोलर मास ऑफ द अननोन सब्सटेंस इज इक्वल्स टू 150 ग्राम पर मोल। मेक श्योर कि आप यूनिट लिख रहे हो, ठीक है। सो दैट्स हाउ यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए ऑस्मोटिक प्रेशर का, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ओके, सो नाउ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन है, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, ठीक है। सो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट एट 283 केल्विन इज 100 mm of Hg। mm of Hg क्या होता है, एक यूनिट है हमारी प्रेशर की, ठीक है।
कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ अ डाइल्यूट सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। हमने क्या कर रखा है, एक वो बोल रहा है कि वेपर प्रेशर निकालना है हमको सॉल्यूशन का, उस सॉल्यूशन में हमने क्या डाल रखा है, 1 मोल ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाल रखा है AB, ठीक है। और 1 मोल किसके अंदर डाल रखा है, फिर 1 मोल उसके अंदर डाल रहे हैं हम 50 मोल्स ऑफ सॉल्वेंट के अंदर। वन सॉल्यूट तो 1 मोल है हमारा और सॉल्वेंट का मोलैरिटी कितनी है, 50 मोल्स, ठीक है। और अज्यूमिंग बोल रहा है वो कंप्लीट डिसोसिएशन, हमको बोल रहा है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ऑफ कोर्स स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो क्या होगा, कंप्लीट डिसोसिएशन होगा। तो ये कंप्लीट डिसोसिएशन दे क्यों रखा है, ये कंप्लीट डिसोसिएशन दे रखा है टू कैलकुलेट द वेन थॉ फैक्टर, ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि यहाँ पे कौन सा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लगेगी, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या लगेगी, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, क्योंकि जब भी हम सॉल्यूट डालते हैं सॉल्वेंट में तो जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा एज कंपेयर टू सॉल्वेंट। जो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है वो ज्यादा हो जाएगा और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होता है। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहां से हमारा फॉर्मूला होता है P नॉट माइनस P अपॉन P नॉट इक्वल्स टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या है यहां पर, AB, ठीक है। फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस, डाइल्यूट सॉल्यूशन के हम क्या लिखते हैं, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस, डाइल्यूट सॉल्यूशन का हमारा फॉर्मूला क्या बन जाता है, P नॉट माइनस P अपॉन P नॉट इक्वल्स टू N ऑफ सॉल्यूट अपॉन N ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। हम क्या करते हैं, जो सॉल्यूट और जो डिनोमिनेटर हम सॉल्यूट के जो मोल्स हैं उनको क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि सॉल्यूट तो हम बहुत कम डाल रहे हैं ना, उसमें क्या है, सॉल्वेंट ही तो है ज़्यादा, क्योंकि हम डाइल्यूट सॉल्यूशन ले रहे हैं। डाइल्यूट सॉल्यूशन मतलब जिसमें सॉल्वेंट की जो अमाउंट होगा वो बहुत ज़्यादा होगा और सॉल्यूट का बहुत कम होगा, ठीक है। तो इसी को यूज़ करके हम फॉर्मूला लगाए थे। देखो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है, मतलब हमको P नॉट दे रखा है, हमको क्या दे रखा है, हमको दे रखा है P नॉट कितना दे रखा है, वो 100 mmHg, और वेपर प्रेशर हमको सॉल्यूशन का निकालना है, मतलब हमको P निकालना है, ठीक है। और हमको दोनों के मोल्स भी दे रखे हैं, इलेक्ट्रोलाइट का भी और उसका भी। और I क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था I क्या होता है, जब कंप्लीट डिसोसिएशन होता है तो I किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस के इक्वल होता है। तो यहाँ पे देखो AB को जब हम तोड़ेंगे तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, A प्लस प्रोड्यूस हो रहा है और B माइनस प्रोड्यूस हो रहा है, तो यहाँ पे 2 आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो I कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। I की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो यहाँ पे I भी लिखना है, ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, I भी मेंशन करना है। ये क्या है, मॉडिफाइड लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है, मॉडिफाइड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे हम जस्ट वैल्यू डाल देंगे, P नॉट की वैल्यू क्या है 100, P ऐसे ही रहने दो अपॉन 100, I कितना आ गया हमारे पास 2 इंटू मोल्स ऑफ सॉल्यूट। देखो सॉल्यूट है हमारा AB, कितना मोल है उसका 1, तो 1 अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कितने मोल्स हैं 50, तो 1 अपॉन 50। इसको ईजिली सॉल्व कर लेंगे हम, तो क्या बन जाएगा ये 100 माइनस P इक्वल्स टू 2 इंटू 100 अपॉन 50, ये हो जाएगा 50 टू जा 100, तो ये बन जाएगा 100 माइनस P इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4, तो P हो जाएगा 100 माइनस 4 विच विल बी इक्वल्स टू 96। तो हमारा जो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होगा वो कितना आ जाएगा 96 mm ऑफ Hg। तो हमारा प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, जो सॉल्यूशन का प्रेशर होगा वो कितना हो जाएगा, वेपर प्रेशर वो 96 mm ऑफ Hg हो जाएगा। तो ये हमने निकाल लिया प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो बस लास्ट में लिखेंगे द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन is 96 mm of Hg. Okay, so that's how you have to do this question. Clear? So इसमें आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला, क्योंकि देखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से 2 क्वेश्चन तो पक्का आएंगे, एक 3 नंबर का, एक 2 नंबर का, ठीक है। क्योंकि 7 नंबर चैप्टर है, तो आप मान सकते हो कि इस साल जो है, इस साल मैं बता दूं, इस साल 5 नंबर का क्वेश्चन पक्का से सॉल्यूशन पे आएगा ही आएगा। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो आपको होनी चाहिए, पक्का से आनी चाहिए, और एक राउल्ट्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट, और एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये 2 टॉपिक्स आप कर लोगे ना तो आपके 6 नंबर तो पक्के से हो जाएंगे सॉल्यूशन में। और ये क्वेश्चन अगर आपने ये वीडियो देख ली पूरी तो 7 नंबर तो आपके पक्के हैं।
तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। तो आपको ये लिखना है लास्ट में, ठीक है, सो दैट योर प्रेजेंटेशन विल बी गुड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। देखो क्या बोल रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। यस, हमको पता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, चार प्रॉपर्टीज में से एक प्रॉपर्टी जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर है। ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलरिटी। तो ये भी हमको पता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलरिटी के। बट देखो ना, ये रीजन असर्ट रीजन है ना, तो ये क्या रीजन सही है? देखो स्टेटमेंट तो सही है, अगर हम बोलेंगे स्टेटमेंट है तो स्टेटमेंट तो सही है, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, पाई इक्वल्स टू सी आर टी, और सी क्या है, मोलरिटी तो है, मतलब पाई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सी के। तो अगर स्टेटमेंट तो सही है, मतलब रीजन करेक्ट तो है, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। क्योंकि असर्शन का एक्सप्लेनेशन क्या होगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती है जो नंबर ऑफ सोल्यूट्स पे डिपेंड करती है, ना कि नेचर ऑफ सोल्यूट पे, ठीक है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करती है, ना कि नेचर ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करती है। तो इसका सही रीजन क्या होगा कि दोज प्रॉपर्टीज विच डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। तो ये तो रीजन गलत हो गया, बट असर्शन ट्रू है। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, ठीक है। रीजन भी सही है और असर्शन भी सही है, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो बी ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक है। तो ध्यान से करना इन क्वेश्चंस को, ऐसा नहीं कि आप देख लो कि असर्शन और रीजन दोनों सही है तो आप लगा दो फर्स्ट वाला, ऐसा नहीं है। बी ऑप्शन ठीक होगा, ठीक है। असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। तो होप इट्स क्लियर। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक नंबर का क्वेश्चन था, बहुत ईजी क्वेश्चन था, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ सॉल्यूशन कंटेन्स 5.8 ग्राम ऑफ NaCl, ठीक है। NaCl डाल रखा है सॉल्यूशन में, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इट हैज एन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 4.75 atm, ठीक है। हमको क्या दे रखा है, पाई दे रखा है, पाई की वैल्यू दे रखी है 4.75 atm। देखो ये atm में दे रखा है, तो हमको r की वैल्यू भी किसमें लेनी है, atm में। एट 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे रखा है। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ NaCl इन द सॉल्यूशन। क्या निकालना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब NaCl जो है वो कितना डिसोसिएट हुआ है इस सॉल्यूशन में, वो निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे, वो निकालते हैं हम वेंट ऑफ फैक्टर से। तो पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, वेंट ऑफ फैक्टर निकालना पड़ेगा, फिर हम निकाल सकते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो वेंट ऑफ फैक्टर तो इजीली निकल जाएगा, क्योंकि हमको पता है कि हमारा मॉडिफाइड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है पाई इक्वल्स टू CRT, पाई इक्वल्स टू ICRT। तो पाई की वैल्यू रखिए 4.75, आई हमको निकालना है। देखो कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या है, लीटर, तो 1 लीटर है। और मोल्स क्या होता है, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। गिवन वेट कितना दे रखा है, 5.85, तो 5.85 ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 58.5 ग्राम पर मोल इंटू 1 लीटर। वॉल्यूम कितना दे रखा है, 1 लीटर। आर की वैल्यू कितनी है, देखो आर की वैल्यू 8.314 नहीं लेनी है हमको, ATM में लेनी है। तो कितनी हो जाएगी, 0.082 मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर। टेम्परेचर हमारा 27 डिग्री सेल्सियस है। 27 को हमको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, केल्विन में। 27 में 273 प्लस करना पड़ेगा। तो 27 प्लस 273 ये बन जाएगा हमारा 300 केल्विन, ठीक है। तो हमारा टेम्परेचर कितना आ गया, 300 केल्विन, ठीक है। तो पहले हम क्या कर रहे हैं, हम पहले वेंट ऑफ फैक्टर निकाल रहे हैं, दैट इज आई निकाल रहे हैं, उसके बाद हम अल्फा निकालेंगे, क्योंकि आई और अल्फा क्या है, इंटरकनेक्टेड है। तो यहां से निकाल लेंगे। तो पहले राइट हैंड साइड सॉल्व कर लो थोड़ा। तो देखो ये 5.85 58.5 है, ये ऊपर वाला 5.85, नीचे वाला 58.5। तो क्या हो जाएगा, कर सकते हैं, काट सकते हैं इसको आ फैक्टर ऑफ 10 से, तो ये 10 से फैक्टर से कट जाएगा। और तो मैं लिख देता हूं इसको 0.082 मल्टीप्लाइड बाय 300 अपॉन 10, ठीक है। ये 0.082 है और ये 300 है, तो ये 0 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया आई, ये 4.75 ऐसे चल रहा है, आई इंटू 0.082 मल्टीप्लाइड बाय 330, ठीक है। 100 कट गया है, तो अब आई को इधर रहने दो और 4.75 और सबको उधर ले जाओ। तो 4.75 डिवाइड बाय 0.082 मल्टीप्लाइड बाय 30, इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आई की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा,
1.93, ठीक है। आई यूनिटलेस होता है, आई की यूनिट नहीं होती, तो 1.93 हो गया हमारा वेंटो फैक्टर। अब हमको पता है कि जो वेंटो फैक्टर होता है वो किससे रिलेटेड होता है, वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बिफोर डिसोसिएशन एंड आफ्टर डिसोसिएशन से रिलेट होता है, ठीक है। तो हम पहले फॉर्मूला लिखेंगे। आई का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्योंकि यहां पर हम डिसोसिएशन की बात कर रहे हैं तो हम डिसोसिएशन के लिए लिखेंगे आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बिफोर डिसोसिएशन, बिफोर डिसोसिएशन, ठीक है। अब ये कैसे पता लगेगा कि हमको कितने मॉलिक्यूल्स हैं, तो हम इक्वेशन लिखेंगे, क्योंकि यहां पे हमको NaCl दे रखा है, ठीक है। हमको क्या दे रखा है यहां पर NaCl। देखो NaCl कैसे टूटेगा, Na प्लस Cl माइनस में। स्टार्टिंग में हम मान लेते हैं कॉन्सेंट्रेशन हमारी इसकी 1 है, तो इसका ये 0 होगा स्टार्टिंग में, फिर ये डिसोसिएट होगा 1 माइनस अल्फा, ये बनेगा अल्फा और ये बनेगा अल्फा। अब देखो हमको आई निकालना है, आई निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको पहले न्यूमरेटर में क्या लिखा हुआ हमने, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आफ्टर डिसोसिएशन। आफ्टर डिसोसिएशन में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ये आफ्टर मॉलिक्यूल्स है ना, ये आफ्टर डिसोसिएशन के मॉलिक्यूल्स है। आफ्टर डिसोसिएशन के मॉलिक्यूल्स क्या है, 1 माइनस अल्फा, अल्फा और अल्फा। तो ये टोटल कर देंगे हम, तो टोटल करने पे कितना आएगा, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, ये होगा। तो अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा, ये हमारा किसका है, आफ्टर डिसोसिएशन का है, ठीक है। ये हमारा किसका है, आफ्टर डिसोसिएशन का है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस अल्फा। और बिफोर डिसोसिएशन कितने थे, बिफोर डिसोसिएशन थे 1, ये तो है, ये किसका है, ये है बिफोर डिसोसिएशन। आ रहा है समझ में, क्योंकि डिसोसिएशन करने से पहले, डिसोसिएशन से पहले तो क्या है, NaCl ही है, और NaCl की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 1 है, तो हमारे पार्टिकल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो गए, 1 मान लेते हैं हम। तो हमारा आई क्या हो जाएगा यहां पर, तो आई हो जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आफ्टर डिसोसिएशन। आफ्टर डिसोसिएशन कितने हैं, 1 प्लस अल्फा, एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बिफोर डिसोसिएशन कितने हैं, 1, तो 1 प्लस अल्फा अपॉन 1, तो 1 प्लस अल्फा अपॉन 1 हो जाएगा 1 प्लस अल्फा। अब आई की हमने वैल्यू निकाल ली है, आई की हमने वैल्यू निकाल ली है, तो आई की वैल्यू कितनी है, 1.93, तो हो जाएगा 1.93 इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा, तो अल्फा हो जाएगा 1.93 माइनस 1 विच विल कम आउट टू बी 0.93, तो अल्फा आ जाएगा हमारा 0.93, ठीक है। तो हमारा अल्फा आ जाएगा 0.93, तो हमको अल्फा ही बताना था। कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना आ गया हमारा, 0.93, ठीक है। तो आप लास्ट में लिखोगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना हो जाएगा हमारा, 0.93, और आप परसेंट में लिख सकते हो 93%। क्लियर, सो दैट्स हाउ यू हैव टू फाइंड इट। सो पहले आपको वेंटो फैक्टर निकालना पड़ेगा, और वेंटो फैक्टर के बाद आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, इसके बाद आपका इजीली निकल जाएगा, ठीक है। आप इस फॉर्मूले से कर सकते हो या डायरेक्ट भी फॉर्मूले से कर सकते हो, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिख सकते हो। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला भी बता देता हूं आपको। डायरेक्ट फॉर्मूला होता है हमारा अल्फा इक्वल्स टू I माइनस 1 अपॉन -1, ठीक है। ये फॉर्मूला भी डायरेक्ट लगा सकते हो। देखो I क्या है, वेंटो फैक्टर है, और N क्या है, नंबर ऑफ आयंस को प्रोड्यूस कर रहा है। तो देखो NaCl के केस में N क्या हो जाएगा, NaCl के केस में Na प्लस प्रोड्यूस हो रहा है और Cl माइनस प्रोड्यूस हो रहा है, तो NaCl के केस में N क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर है, तो N इज द नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड एंड I इज द वेंटो फैक्टर। तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं करना तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बिफोर डिसोसिएशन, ठीक है। इजीली निकल जाएगा, फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फॉर्मूला याद रखोगे मे बी भूल जाओ, गलत फॉर्मूला लगा दो, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आप जस्ट इस कॉन्सेप्ट को याद रखो कि जो आई होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बिफोर डिसोसिएशन, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.93, या हम लिख सकते हैं 93%। नेक्स्ट आता है स्टेट हेनरीज लॉ। अब हेनरीज लॉ हमको पता है, हेनरीज लॉ क्या बोलता है कि जो सॉलिबिलिटी है वो किस पे डिपेंड करती है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है,
पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस के, ठीक है। तो हेनरीज लॉ का हम लिख देते हैं, स्टेटमेंट लिख देते हैं। एक नंबर का क्वेश्चन है, हेनरीज लॉ, इट स्टेट्स दैट the solubility of gas in liquid is directly proportional, ठीक है, आपको ये वर्ड्स यूज करने, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस के, ठीक है। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना ज्यादा प्रेशर उतनी ज्यादा सॉलिबिलिटी, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। और गैस किसके ऊपर है, गैस किसके ऊपर है, सरफेस ऑफ सॉल्वेंट के या सॉल्यूशन के, प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड और सॉल्यूशन, ऑफ लिक्विड और सॉल्यूशन, ओके। सो दैट्स हाउ यू हैव टू डू दिस, ओके। तो हेनरीज लॉ का आपको एक नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको हेनरीज लॉ का पता होना चाहिए। हेनरीज लॉ क्या बोलता है कि जो हमारी सॉलिबिलिटी है गैस की, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है, प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ लिक्विड और सॉल्यूशन, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है कि व्हाई इज एयर डाइल्यूटेड विद हीलियम इन द टैंक्स यूज्ड बाय स्कूबा डाइवर्स, ठीक है। तो एयर के अंदर हीलियम को डाइल्यूट करते हैं हम, क्योंकि हीलियम जो है वो सेफ गैस है, इनर्ट गैस है। बट जब नाइट्रोजन यूज करते हैं ना, तो हाई कंसंट्रेशन नाइट्रोजन जो है वो उसके टॉक्सिक इफेक्ट्स होते हैं ब्लड में, ठीक है, ब्लड में टॉक्सिक इफेक्ट्स होते हैं, और उससे क्या होता है, बीमारी होती है बेंट्स, ठीक है, बीमारी क्या होती है, बेंट्स। क्योंकि क्या होता है, देखो ध्यान से समझना, ध्यान से सुनना, कि जब जो डाइवर होता है वो क्या होगा, पानी के अंदर जाएगा तो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ने की वजह से सॉलिबिलिटी ऑफ गैस बढ़ जाएगी। अब सॉलिबिलिटी ऑफ गैस बढ़ गई, मतलब सॉलिड गैस क्या थी, हमारी नाइट्रोजन थी, तो नाइट्रोजन की सॉलिबिलिटी बढ़ गई ब्लड में। तो जैसे ही वो बाहर आएगा ना, तो प्रेशर एकदम से कम होगा, प्रेशर एकदम से कम होगा तो गैस क्या होगी, रिलीज होगी। गैस रिलीज आउट होगी ना, तो हमारे ब्लड में क्या होगा, बबलिंग होने लग जाएगी, और बबलिंग की वजह से क्या होगा, कैपिलरीज ब्लॉक हो जाएगी, और कैपिलरीज ब्लॉक होने की वजह से उसी बीमारी को बोलते हैं हम बेंट्स, ठीक है। तो इस बेंट्स को अवॉइड करने के लिए, इस बेंट्स को अवॉइड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम जो टैंक्स है उसमें हीलियम डाइल्यूटेड एयर यूज करते हैं, ठीक है, या एयर डाइल्यूटेड विद हीलियम यूज करते हैं, जिससे कि हमारे बॉडी में जो नाइट्रोजन के टॉक्सिन इफेक्ट्स हैं वो ना हो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, सेकेंड पार्ट का आंसर क्या होगा, टू अवॉइड बेंट्स एंड टॉक्सिक इफेक्ट्स of high concentrated nitrogen gas on blood, क्लियर है, ठीक है। तो हम एयर डाइल्यूटेड विद हीलियम टैंक्स को यूज करते हैं, जिससे कि बेंट्स जो है वो ना हो, ठीक है, जो कैपिलरीज है वो ब्लॉक ना हो ब्लड में, और टॉक्सिक इफेक्ट्स, नाइट्रोजन के टॉक्सिक इफेक्ट से बचने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हीलियम सिलेंडर्स का यूज करते हैं, ना कि नाइट्रोजन सिलेंडर्स का, क्योंकि हीलियम जो बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग प्रेशर अंडर वाटर एंड डिक्रीजिंग प्रेशर ऑन सरफेस ऑफ वाटर, ऑन, जैसे हम सरफेस पे आएंगे क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा ऑन सरफेस ऑफ वाटर, ठीक है, ठीक है। तो हम दो चीजों को लिए, एक तो बेंट्स के लिए, बेंट्स को अवॉइड करने के लिए, टॉक्सिक इफेक्ट को अवॉइड करने के लिए, जो नाइट्रोजन का टॉक्सिक इफेक्ट है अवॉइड करने के लिए यूज करते हैं हम हीलियम टैंक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ही बहुत एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो ध्यान से देखना। When 19.5 ग्राम ऑफ FCH2COH, FCH2COH मतलब फ्लोरोएसिटिक एसिड, उसका मोलर मास हमको दे रखा है 78 ग्राम पर मोल, उसको डिसॉल्व किया है हमने, किस में डिसॉल्व किया है, 500 ग्राम ऑफ वाटर में। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज ऑब्जर्व्ड टू बी 1 डिग्री सेल्सियस, ऑब्जर्व्ड है, कैलकुलेटेड नहीं है, ऑब्जर्व्ड है। तो हमको क्या दे रखा है, ऑब्जर्व्ड
ऑब्जर्व डेल्टा टी एफ दे रखा है। डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट मतलब क्या होता है, डेल्टा टी एफ कितना दे रखा है 1 डिग्री सेल्सियस। अब ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, जब भी डिप्रेशन होता है, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट मतलब एक डिफरेंस है, दो टेम्परेचर के बीच में डिफरेंस है। जब भी आप डिफरेंस निकालते हो, चाहे से आप 1 केल्विन लिखो चाहे से आप 1 डिग्री सेल्सियस लिखो, दोनों ही सेम होंगे, क्योंकि डिफरेंस जो होता है वो सेम होता है किसी भी आप यूनिट में लिखोगे। तो ये 1 डिग्री सेल्सियस को हम 1 केल्विन लिख सकते हैं, ठीक है। ये 1 डिग्री सेल्सियस को हम 1 केल्विन लिखेंगे तो भी सही है, ठीक है। डिफरेंस हम किसी भी यूनिट में लिखे दोनों में सेम ही आएगा। अब क्या बोल रहा है वो, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ फ्लोरोएसिटिक एसिड। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है। अब हमने पहले भी ऐसे क्वेश्चन किया था कि जिसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने के लिए हमको क्या निकालना पड़ा था, आई निकालना पड़ा था। बट यहाँ पे आई कैसे निकलेगा, यहाँ पे आई के लिए हमको दूसरा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जो कि होता है क्या, आई होता है ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये आपने पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा तो मैं बता रहा हूं, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, अपॉन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ऑब्जर्व तो दे रखी है, हमको कैलकुलेट निकालनी पड़ेगी। ऑब्जर्व्ड हमको डेल टी एफ दे रखा है, हमको कैलकुलेटेड डेल टी एफ निकालना पड़ेगा। कैलकुलेट मतलब जो हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा थ्योरेटिकली। तो कैलकुलेट निकाल लेते हैं। तो डेल टी एफ का फॉर्मूला क्या होता है, के एफ मल्टीप्लाइड बाय एम। एम क्या है, मोलैलिटी, और के एफ क्या है, जो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, ठीक है। डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट जो कि हमको दे रखा है 1.86, तो ये दे रखा है 1.86। और मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट किस निकालेंगे, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। गिवन वेट कितना दे रखा है 19.5, तो 19.5 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना है 78, मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा है 500। अब आपको पता हो, आपने पढ़ा हो, मोलैलिटी तो क्या होता है, मास ऑफ सॉल्वेंट किस में लेते हैं, केजी में लेते हैं। तो 500 को डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से। जब 1000 डिवाइड करोगे तो 1000 क्या चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा। तो 1000 क्या हो जाएगा, ऊपर चले जाएगा, तो ये बन जाएगा केजी। तो 0 0 एंड 0 0 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे डेल टी एफ। क्या निकाल लेंगे हम, डेल टी एफ निकाल लेंगे। तो यहाँ सॉल्व कर लेंगे हम, अपॉन 78, ठीक है। 1.86 इंटू 19.5 इंटू 10 अपॉन 78 सॉल्व कर लेते हैं। तो इसे सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा 0.93 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 0.93। तो ये जो है वो कैलकुलेटेड डेल टी एफ है। क्या है, कैलकुलेटेड डेल टी एफ, और हमको ऑब्जर्व दे रखी थी। तो अब हम क्या निकाल लेंगे, हम आई निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, आई निकाल लेंगे। आई क्या होता है, ऑब्जर्व्ड अपॉन कैलकुलेटेड। ऑब्जर्व कितनी है हमारे पास, ऑब्जर्व्ड हमारे पास 1 डिग्री, तो मतलब 1 केल्विन, और ये कितनी आई है 0.93 केल्विन, ठीक है। कितनी आई 0.93 केल्विन, तो 1 केल्विन अपॉन 0.93 केल्विन। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 1.07, मतलब हमारे पास आ जाएगा आई इक्वल्स टू 1.07, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में पहले ही बोल रहा है वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है। आपको मैं बता भी देता हूँ कि आप आंसर को कैसे देखोगे कि आपका आंसर सही है या गलत है। हम वेरीफाई कैसे करेंगे कि हमारी आई की वैल्यू सही आई है या गलत आई है। देखो डिसोसिएशन में क्या होता है, आई ग्रेटर देन 1 ही होता है। डिसोसिएशन में आई क्या होता है, ग्रेटर देन 1 होता है। अगर आपका आंसर ग्रेटर देन 1 आ रहा है मतलब सही निकाला है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, डिसोसिएशन ही तो होगा, एसोसिएशन तो होगा नहीं। डिसोसिएशन होगा, एसोसिएशन होगा नहीं। और डिसोसिएशन में क्या होता है, आई जो होता है 1 से ज्यादा होता है, और हमारा 1 से ज्यादा ही आया है, तो हमने सही निकाला है। अब हम अल्फा निकाल लेंगे। अल्फा कैसे निकालते हैं, अल्फा के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, i-1 अपॉन n-1। डायरेक्ट फॉर्मूला से निकाल सकते हैं या वैसे भी निकाल सकते हैं। मैं आपको वैसे निकाल के दिखाता हूँ, फॉर्मूला से तो इजीली निकल जाएगा। वैसे क्या होगा, हमको पहले इक्वेशन लिखनी है, तो इक्वेशन लिख देते हैं, FCH2COOH किसमें टूटेगा, ये F माइनस प्लस CH2COOH, और C पे क्या जाएगा, प्लस आ जाएगा। स्टार्टिंग मान लेते हैं ये 1 है, ये 0, ये 0, यहाँ पे 1 माइनस अल्फा, ये अल्फा और ये अल्फा। आई क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आफ्टर डिसोसिएशन। आफ्टर डिसोसिएशन कितना होगा, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, ये होंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आफ्टर डिसोसिएशन। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बिफोर डिसोसिएशन कितना है, सिर्फ इतना ही तो है,
1 प्लस जीरो तो कितना आया, 1 ही आया, तो अपॉन 1 आ रहा है समझ में। हमने पहले भी किया था, इसलिए मैं डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लिखा है, डायरेक्ट कर दिया है कि आई जो होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बिफोर डिसोसिएशन। तो आई क्या हो जाएगा हमारे पास, आई हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस अल्फा, ठीक है, अपॉन 1 तो 1 ही है। तो आई कितना दे रखा है हमने आई निकाला 1.07, तो 1.07 इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा, तो अल्फा आ जाएगा 1.07 माइनस 1 दैट इज 0.07, तो हमारा अल्फा आ जाएगा 0.07 या हम बोल सकते हैं 7%, ठीक है। तो हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना आ जाएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना आ जाएगा, दैट इज अल्फा विच इज इक्वल्स टू 0.07। सो दैट्स हाउ यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको क्या पता होना चाहिए, आपको तो फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको कि जो डेल्टी एफ है वो किसके इक्वल होता है, के एफ एम के इक्वल होता है। और आपको ये भी पता होना चाहिए, ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो आई होता है, एक तो हमने पहले वाला ऊपर वाला फॉर्मूला पढ़ा था कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बिफोर डिसोसिएशन, वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के रिस्पेक्ट में था। अगर हमको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में निकालना है तो क्या होता है, आई होता है ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑब्जर्व मतलब जो एक्सपेरिमेंटली निकल रही है, कैलकुलेट मतलब जो तुम थ्योरेटिकल निकाल रहे हैं पेन और पेपर पे। क्लियर? सो दैट्स हाउ यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन। नाउ चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का पार्ट है। नाउ बोल रहा है गिव रीजन 0.1 m KCl हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन 0.1 m ग्लूकोज। तो आपको ध्यान से देखना है क्वेश्चन को और देखना है KCl और ग्लूकोज में क्या अंतर है। तो देखो KCl में क्या हो रहा है, डिसोसिएट होगा तो 2 आयंस प्रोड्यूस होंगे। KCl डिसोसिएट होगा तो क्या होगा, KCl डिसोसिएट्स एंड प्रोड्यूस, ये ए का आंसर है, ठीक है, फर्स्ट का आंसर है, बी का फर्स्ट। KCl डिसोसिएट्स एंड प्रोड्यूसेस 2 आयंस, कौन कौन से, K प्लस एंड Cl माइनस। बट ग्लूकोज तो डिसोसिएट नहीं होगा, तो K प्लस और Cl माइनस जो प्रोड्यूस करेगा तो जो I होगा उस केस में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट पे, ठीक है। तो जितने ज्यादा पार्टिकल सोल्यूट उतनी ज्यादा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट्स वाई KCl हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन 0.1 ग्लूकोज, ठीक है। तो यहां पे लिख देंगे हम कि ग्लूकोज डज नॉट डिसोसिएट्स, तो आई हो जाएगा इस केस में 1, ठीक है। तो दैट्स वाई, यही आपको बताना था, ठीक है। आप इतना लिख दोगे आपको एक नंबर इजीली मिल जाएगा। सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट भी बहुत ईजी है। देखो, मीट इज प्रिजर्व फॉर अ लॉन्ग टाइम बाय सॉल्टिंग, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन है, ये ऑस्मोसिस का एप्लीकेशन है, ठीक है। जो मीट है वो प्रिजर्व होगा लॉन्ग टाइम बाय सॉल्टिंग, तो हम सॉल्ट डाल देंगे ना उसमें, सॉल्ट क्या करेगा, उसका सारा वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा। अब जो उसमें वाटर नहीं बचेगा वो पूरा ड्राई रहेगा, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, अटैक नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो सॉल्ट क्या करेगा, सॉल्ट विल रिमूव द वाटर फ्रॉम द मीट, सॉल्ट विल रिमूव द वाटर फ्रॉम मीट and protects it from the attack of bacteria, ठीक है, from the attack of bacteria और कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो आप लिख सकते हो protects it from the attack of bacteria and microorganism, ठीक है। तो आई होप इट्स क्लियर, ठीक है। सॉल्ट क्या करेगा, ऑस्मोसिस प्रोसेस दिखाएगा। सॉल्ट जो है वो सारा जो भी पानी है, मीट के अंदर पानी है, वो क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। पानी जो है वो सॉल्ट के अंदर चले जाएगा और मीट जो है वो आपका ड्राई हो जाएगा। जब भी ड्राई चीज़ होती है ना, तो ड्राई चीज़ कभी भी खराब नहीं होती है, क्योंकि ड्राई चीज़ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनका वो अटैक नहीं करते हैं, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का अटैक से बच जाएगा वो, और बैक्टीरिया के अटैक से बच जाएगा। नाउ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ना वापस से स्टेट हेनरीज लॉ आ गया है, ठीक है। तो हेनरीज लॉ की मैंने डेफिनेशन आपको बताई दी है। अब वो बोल रहा है 2 एप्लीकेशन बता दो, तो 2 क्या, हम तो 3 बता देंगे। तो हमको पता है कि जो हेनरीज लॉ क्या होता है कि जितने ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे उतनी ज़्यादा सॉल्बिलिटी होगी गैस की लिक्विड में। तो पहली प्रॉपर्टी तो हमको ऐसे याद आ जाएगी कि जो कोल्ड ड्रिंक्स होती है, सोडा बॉटल्स होती है, उनको टाइटली पैक किया जाता है, ठीक है, टाइटली सील्ड किया जाता है, जिससे कि जो CO2 है वो क्या हो, उसकी सॉल्बिलिटी ज़्यादा रहे लिक्विड में। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है हमारी,
और फर्स्ट एप्लीकेशन, सॉरी, अगर हम एप्लीकेशन लिखे तो क्या होगा, सोडा बॉटल्स आर सील्ड with high pressure to increase the solubility of CO2. To increase the solubility of CO2. Yes, ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होती है कि जब हम माउंटेन्स पे जाते हैं, हाई एल्टीट्यूड्स पे जाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, जो ऑक्सीजन है वो हमारी ब्लड में डिजोल्व होना कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि प्रेशर कम हो रहा है, तो प्रेशर कम होगा तो डिजोल्यूशन भी कम होगा, सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड डिक्रीजेस। ठीक है, एट हाई एल्टीट्यूड्स सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड डिक्रीजेस। तो सेकेंड प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, एट हाई एल्टीट्यूड्स solubility of blood, solubility of oxygen, sorry, solubility of oxygen in blood decreases। ठीक है, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड्स पे क्या होगा, प्रेशर कम हो जाएगा। तो ये भी क्या है, एक प्रॉपर्टी एप्लीकेशन है किसकी, हेनरीज लॉ की। अब थर्ड प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, थर्ड प्रॉपर्टी में जो है, जो स्क्यूबा डाइवर्स हैं, जो उनका टैंक है उसमें क्या होती है, हीलियम गैस फिल्ड होती है, ना कि नाइट्रोजन। ठीक है, जो हमने पढ़ी थी एप्लीकेशन, वो भी किसकी थी, हेनरीज लॉ की ही एप्लीकेशन थी। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, दो एप्लीकेशन याद हो गई, ये लिख देना, आप याद रख लेना। तीसरी एप्लीकेशन आपको बताई थी नाइट्रोजन हीलियम वाली। चौथी एप्लीकेशन क्या हो जाएगी, चौथी एप्लीकेशन ये हो जाएगी कि, तो चौथी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो मोर कंफर्टेबल होते हैं कोल्ड वाटर में। क्यों? क्योंकि कोल्ड वाटर में क्या होता है, जो सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन होती है वाटर में वो ज्यादा होती है। ठीक है, कोल्ड वाटर में सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होती है एज कंपेयर टू हॉट वाटर, क्योंकि हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। क्यों? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है, देखो, आ 4% सॉल्यूशन वेट बाय वेट। ठीक है, वेट बाय वेट ऑफ सुक्रोज। देखो, वेट बाय वेट मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, जिसका मोलर मास दे रखा है 342 ग्राम इन वाटर, हैज अ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दिस। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ग्लूकोज, मास दे रखा है मोलर मास 180 इन वाटर। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज दिस। हमको क्या दे रखा है, हमको दो सॉल्यूशंस दे रखे हैं, यहाँ पे क्या दे रखे हैं, दो सॉल्यूशन दे रखे हैं, तो हम अलग अलग सॉल्यूशन अलग अलग डील करेंगे उनको। एक दे रखा है हमको 4% सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज, ठीक है, और एक दे रखा है हमको 5% सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। अब ध्यान से समझना, जो भी मैं आपको बता रहा हूं वो ध्यान से एक एक चीज समझनी है। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमको ध्यान से करना पड़ेगा। 4% सॉल्यूशन मतलब 4 ग्राम सुक्रोज है, उसमें कितना है, 4 ग्राम सुक्रोज है। अब 4% सॉल्यूशन मतलब वेट बाय वेट दे रखा है, 4 ग्राम सुक्रोज होगा तो वाटर कितना होगा, 96 ग्राम, क्योंकि हम पूरा कितना ले रहे हैं, परसेंटेज कितना होता है 100 ग्राम, तो 4 ग्राम अगर सुक्रोज है तो बचा हुआ क्या होगा, वाटर होगा। बचा हुआ कितना है 96, तो 96 ग्राम हमारा क्या होगा, वाटर होगा। तो हमारा पास 96 ग्राम क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, यहां पे देखो हमको केएफ की वैल्यू नहीं दे रखी है, केएफ की वैल्यू नहीं दे रखी है, तो हमको केएफ की वैल्यू निकालनी पड़ेगी किससे, सुक्रोज से, और फिर उस केएफ की वैल्यू को यूज करके हमको क्या निकालना पड़ेगा, हमको फ्रीजिंग पॉइंट निकालना पड़ेगा ग्लूकोज का, ग्लूकोज सॉल्यूशन का निकालना पड़ेगा फ्रीजिंग पॉइंट। तो हम पहले क्या करते हैं, सुक्रोज से हम केएफ की वैल्यू निकालते हैं। हमको पता है डेल टीएफ क्या होता है, डेल टीएफ होता है हमारा केएफ मल्टीप्लाइड बाय मोलालिटी। ठीक है, अब डेल टीएफ किस निकालते हैं, डेल टीएफ होता है, डेल टीएफ मतलब डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट मतलब जो सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो ज्यादा होगा, और जैसे हमने सॉल्यूट डाला तो फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो गया है, मतलब सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट TF नॉट माइनस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल्स टू KFM। देखो सॉल्वेंट क्या है, वाटर है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट हमको दे रखा है 273.15, दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस। तो 273.15 माइनस TF हमको दे रखा है, देखो जो 4% सॉल्यूशन सुक्रोज है उसका, उस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है 271, तो हमारा हो जाएगा 271.15 इक्वल्स टू KF की वैल्यू हमको निकालनी पड़ेगी, और मोलरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट क्या हो जाएगा 4 अपॉन
मॉलिक्यूलर वेट हमको दे रखा है 342, तो 4/342 मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 96, ठीक है। ये 96 हमने कैसे निकाला, इससे निकाला, ठीक है। 96 आपको देगा नहीं वो, 96 आपको निकालना पड़ेगा कि 4% है, 4% मतलब कि 4 ग्राम सॉल्यूट होगा और 96 ग्राम हमारा सॉल्वेंट होगा। तो 96 अब ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 1000 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। इसको सॉल्व करेंगे, देखो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 2 केल्विन और ये हो जाएगा हमारा KF मल्टीप्लाइड बाय 4, ये हो जाएगा 4000 अपॉन 342 इंटू 96। इसको सॉल्व कर लेंगे और KF की वैल्यू निकाल लेंगे। 16.41 वैल्यू क्या होगी, केल्विन kg मोल इनवर्स, ठीक है। ध्यान रखना यूनिट्स लिखनी है, यूनिट्स नहीं लिखोगे तो हाफ मार्क्स कट जाएगा। तो 16.41 केल्विन kg मोल इनवर्स, ठीक है। अब हमने KF निकाल लिया, अब हम निकाल सकते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सुक्रोज का, ठीक है। आप फ्रीजिंग पॉइंट निकाल सकते हैं, देखो सेम फॉर्मूला लिखेंगे, डेल TF इक्वल्स टू KF, तो दोनों में सेम ही रहेगा ना, क्योंकि सॉल्वेंट सेम है। KF किस पे डिपेंड करता है, सॉल्वेंट पे, तो KF इंटू M। डेल TF इसके लिए क्या होगा, देखो डेल TF क्या निकालना है हमको तो इसके लिए निकालना पड़ेगा ना, तो TF नॉट माइनस, इसको लिख देते हैं TF1, इसको लिख देंगे TF2, ये होगा KF की वैल्यू हमने निकाली है, कितनी आई है 16.41, फिर लिख देंगे 16.41 इंटू मोलालिटी। मोलालिटी क्या होगा यहाँ पर, मास मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। मोल्स क्या होगा 5%, देखो 5% मतलब 5 ग्राम तो हमारा क्या है, हमारा ग्लूकोज है, और 95 ग्राम हमारा वाटर है इधर, ठीक है। इधर थोड़ा चेंज है क्योंकि हमको 5% दे रखा है, तो यहाँ पे 95 ग्राम वाटर होगा और 5 ग्राम ग्लूकोज होगा। तो हम यहाँ पर रख देंगे 5 ग्राम और मॉलिक्यूलर वेट कितना दे रखा है, मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है 180, तो 180 इंटू मास ऑफ वाटर हमने निकाल लिया 95, तो 95 और केजी में कन्वर्ट करना है तो 1000 से करना पड़ेगा हमको डिवाइड, और डिवाइड होगा तो न्यूमरेटर में चले जाएगा, तो 180 से 0 कट जाएगा, हमारा क्या बन जाएगा ये, तो हमारे पास ये आ गया TF नॉट माइनस TF2, ये कितना आ जाएगा, ये सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 4.79, उसको हम लिख सकते हैं 4.8, ठीक है। तो ये हम लिख देते हैं यहाँ पे डेल TF, ठीक है। अब जो डेल TF निकाल लिया हमने यहाँ से, तो ये आ जाएगा 4 पॉइंट, हम लिख देते हैं डेल TF इक्वल्स टू 4.8, ठीक है। अब हमको निकालना क्या था, हमको सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट निकाला था, तो हम लिख देंगे TF नॉट माइनस TF इक्वल्स टू 4.8 आया। TF नॉट हमको पता ही है, TF नॉट दे रखा है हमको वाटर का 273.15, तो 273.15 केल्विन माइनस TF इक्वल्स टू 4.8, तो हम लिख देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। तो TF हो जाएगा 273.15 माइनस 4.8, यह आ जाएगा हमारा सॉल्व होके 268.35 केल्विन। ठीक है, तो आपको यहाँ पे भी यूनिट लिखनी है, यहाँ पे यूनिट क्या हो जाएगी केल्विन, और वहाँ पे यूनिट होता है केल्विन kg पर मोल, ठीक है। तो पहले हमको क्या करना पड़ा इस क्वेश्चन में, पहले हमको सुक्रोज की हेल्प लेके, सुक्रोज के सॉल्यूशन की हेल्प लेके हमको क्या निकालना पड़ा, KF निकालना पड़ा। उसके बाद हमने KF की वैल्यू से हमने निकाला फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। तो ये क्लियर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 3 नंबर का था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसमें आपको 2 चीजें निकालनी पड़ी, ठीक है। और आपको ये पता होना चाहिए कि 4% सॉल्यूशन का, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि 4% सॉल्यूशन मतलब कि 4 ग्राम हमारा सॉल्यूट है और हमारा 96 ग्राम सॉल्वेंट है। 5% मतलब 5 ग्राम सॉल्यूट है और 95 ग्राम सॉल्वेंट है, ये ध्यान रखना, क्योंकि हमको वहां पे दे भी रखा है वेट बाय वेट। नाउ नेक्स्ट बहुत एक अच्छा क्वेश्चन है, राउल्ट लॉ पे क्वेश्चन है। वो बोल रहा है व्हाई अ मिक्सचर ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड एंड एसीटोन शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ। अब वहां पे, अब देखो पॉजिटिव डेविएशन कब होता है, पॉजिटिव डेविएशन जब होता है जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट का इंटरेक्शन नहीं होता है। अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट का इंटरेक्शन नहीं होता है तो सॉल्यूट और सॉल्यूट का इंटरेक्शन ज्यादा हो जाता है। पॉजिटिव डेविएशन मतलब, पहले आपको बताया था पॉजिटिव डेविएशन मतलब क्या होता है। इस केस में क्या होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट में इंटरेक्शन नहीं होता है। सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन क्या होता है, लेस होता है, किससे किससे लेस होता है, सॉल्यूट सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट से,
एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट से। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट में इंट्रैक्शन नहीं होगा, तो इंट्रैक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, वहां पे वेपर ज़्यादा बनेंगे, और वेपर ज़्यादा बनेंगे तो वेपर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। किससे ज़्यादा हो जाएगा, राउल्ट्स लॉ के प्रिडिक्टेड वेपर प्रेशर से। और अगर वेपर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो वो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। तो हम क्या लिखेंगे आंसर कि हम क्या लिखेंगे कि द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कार्बन डाइसल्फाइड एंड एसीटोन आर वीकर देन देयर प्योर कंपोनेंट्स। मतलब प्योर कंपोनेंट्स मतलब सॉल्यूट और सॉल्यूट का ज़्यादा होगा और सॉल्वेंट सॉल्वेंट का ज़्यादा हो रहा है देन देयर सॉल्यूट सॉल्वेंट। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं आंसर। तो आंसर क्या होगा कि द इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन और द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कार्बन डाइसल्फाइड, तो बिटवीन कार्बन डाइसल्फाइड को मैं लिख रहा हूं CH2 एंड एसीटोन आर वीक और आर वीकर देन देयर प्योर कंपोनेंट्स। ठीक है, तो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा CH2 और एसीटोन में वो कम होगा देन देयर प्योर कंपोनेंट्स। प्योर कंपोनेंट्स मतलब सॉल्यूट सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा, आपको ये लिखना है। ठीक है, तो आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन था। अब दूसरा पार्ट, एक और पार्ट बोल रहा है वो, देखो कलर चेंज करते हैं और फिर एक और पार्ट करते हैं। वो बोल रहा है व्हाट टाइप ऑफ एज़ोट्रॉप इज फाउंड बाय दिस मिक्सचर। एज़ोट्रॉप मतलब क्या होता है, वो लिक्विड्स जिनमें जो लिक्विड स्टेट और वेपर स्टेट में क्या होंगे, सेम कंपोजिशन शो करेंगे। ठीक है, एज़ोट्रॉप्स क्या होते हैं, जो लिक्विड और वेपर स्टेट में सेम कंपोजिशन होता है उनका। ठीक है, लिक्विड में भी उतना ही प्रेजेंट होते हैं वो, और वेपर स्टेट में भी उतने ही प्रेजेंट होते हैं। तो जब हमारे पास पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहे हैं, पॉजिटिव डेविएशन मतलब वेपर प्रेशर ज्यादा, और वेपर प्रेशर ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, हमको टेम्परेचर कम देना पड़ेगा टू मेक इट इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उस वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होने में हमको कम टेम्परेचर देना पड़ेगा, हमको कम टेम्परेचर देना पड़ेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, कम हो गया। अगर बॉइलिंग पॉइंट कम होता है तो उस केस में क्या होता है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स होता है। क्या होगा, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट कम है तो क्या होगा, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। तो ध्यान रखना, जब वेपर प्रेशर ज्यादा होगा तो अगर पॉजिटिव डेविएशन होता है, पॉजिटिव डेविएशन मतलब वेपर प्रेशर ज्यादा, वेपर प्रेशर हाई। अगर वेपर प्रेशर हाई तो बॉइलिंग पॉइंट कम, तो लेस बॉइलिंग पॉइंट। तो लेस बॉइलिंग पॉइंट मतलब कौन से एजियोट्रॉप्स होंगे, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। क्या बोलते हैं उनको, मिनिमम बॉइलिंग। तो विच टाइप ऑफ एजियोट्रॉप्स इज फॉर्म्ड बाय द मिक्सचर, तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स इज फॉर्म्ड बाय द मिक्सचर। ठीक है, ऐसे लिखना है आपको। तो ये आंसर हो जाएगा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। आई होप इट्स क्लियर। ठीक है, तो आपको ध्यान कैसे रखना है कि वेपर प्रेशर अगर ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। अगर वेपर प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा तो एजियोट्रॉप कौन से हो जाएंगे, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट of an aqueous solution containing 10.5 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ब्रोमाइड in 200 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, हमने क्या कर रहे हैं, हम वाटर, हमारे पास बीकर में वाटर है, हम क्या कर रहे हैं, मैग्नीशियम ब्रोमाइड डाल रहे हैं उसमें कितना ग्राम, 10.5 ग्राम। ठीक है, अज्यूमिंग कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ मैग्नीशियम ब्रोमाइड। कंप्लीट डिसोसिएशन मतलब कि जो मैग्नीशियम ब्रोमाइड होगा वो कितने आयंस में टूटेगा, तो देख लो Mg2 प्लस Br माइनस कितने बनेंगे, 2 Br माइनस, कितने बनेंगे, 2 Br माइनस। तो नंबर ऑफ आयंस कितने हो गए, कितने हो गए, एक Mg2 प्लस का और 2 Br माइनस के, तो 1 प्लस 2 विच इज 3। तो जितने नंबर ऑफ आयंस, जब कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो जितने नंबर ऑफ आयंस उतना आई की वैल्यू, तो आई क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा हमारे पास 3। आ रहा है समझ में, आई कितना हो जाएगा हमारे पास 3। और फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो रहा है, डिप्रेशन और फ्रीजिंग पॉइंट होता है। तो हम क्या करेंगे, हम फॉर्मूला लगा देंगे डेल टी एफ इक्वल्स टू आई के एफ एम। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है फ्रीजिंग पॉइंट किसका, सॉल्यूशन का। तो हम पहले डेल टी एफ निकाल लेते हैं। डेल टी एफ हो जाएगा आई 3 है, के एफ की वैल्यू हमको दे रखी है 1.86, और मोलैलिटी कितनी हो जाएगी, वो मोलैलिटी कितनी हो जाएगी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएंगे, 10 ग्राम डाल रखा है मैग्नीशियम ब्रोमाइड,
तो 10.5 ग्राम, सॉरी 10.5 ग्राम डाल रखा है अपॉन मोलर मास कितना है इसका 184 मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 200 ग्राम ऑफ वाटर, और ग्राम है तो 1000 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सॉरी केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा केजी में। तो 0 से 0 कैंसिल, तेरी शादी कैंसिल, ऐसा बोलते थे ना बचपन में। चलो ठीक है, 3 इंटू 1.86 इंटू 10.5 डिवाइड बाय 10 भी यहाँ पर डिवाइड बाय 184 मल्टीप्लाइड बाय 2। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा डेल टी एफ, हमारा डेल टी एफ आ जाएगा 1.59। ठीक है, 1.59 केल्विन, 1.59 केल्विन आ जाएगा। अब देखो डेल टी एफ हमने निकाल लिया, हमको निकालना है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमको हमारा डेल टी एफ क्या होता है, हमारा डेल टी एफ होता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, टी एफ नॉट माइनस टी एफ सॉल्यूशन। अब सॉल्वेंट का दे रखा है क्या इधर, नहीं दे रखा, बट आपको पता होना चाहिए कि जब भी सॉल्वेंट वाटर होता है तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस। वाटर के केस में टी एफ नॉट कितना होगा 0 डिग्री सेल्सियस, और 0 डिग्री सेल्सियस तो कैल्विन में कन्वर्ट करेंगे कितना बनेगा 273.15 या 273 कैल्विन। ठीक है, अगर आपको एग्जैक्ट पता हो तो एग्जैक्ट लिख सकते हो, और नहीं पता हो तो 0.5 में कुछ जा नहीं रहा है 0.15 में। ठीक है, तो 273.15 केल्विन। ठीक है, तो ये तो पता होना चाहिए कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस, और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये कभी कभी क्वेश्चन में नहीं दे रखा होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, तो केल्विन में कितना हो जाएगा 273.15। तो हम ये लगा देंगे, हमारे पास डेल टी एफ की वैल्यू आ चुकी है। डेल टी एफ की वैल्यू कितनी आई 1.59, तो ये लगा देंगे 1.59। टी एफ नॉट हमको पता है 273.15 होता है, टी एफ लिख लेंगे। ठीक है, तो टी एफ कितना हो जाएगा, टी एफ हो जाएगा 273.15 माइनस 1.59, इसको सॉल्व कर लेंगे और हमारा टी एफ आ जाएगा, तो हमारा टी एफ आ जाएगा 271.56 केल्विन। ओके, सो दैट्स हाउ यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, पहले आई पता होना चाहिए कि कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आई क्या होगा, आई होगा नंबर ऑफ आयंस के इक्वल। ठीक है, उसके बाद आपको डेल टी एफ निकालना है, डेल टी एफ के बाद आपको फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है सॉल्यूशन का। ठीक है, दैट्स हाउ यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, और तो अगर आपको ये इजी क्वेश्चन लग रहा है तो वेरी गुड, कि हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए धीरे धीरे, तो धीरे धीरे आपका भी लेवल क्या हो रहा होगा, अप हो रहा होगा धीरे धीरे। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा केस बेस्ड क्वेश्चन है। केस बेस्ड क्वेश्चन में क्या होता है, एक पैराग्राफ दिया होता है और पैराग्राफ पढ़ के हमको क्वेश्चन के आंसर देने पड़ते हैं। ठीक है, तो पैराग्राफ पढ़ते हैं। द कॉज फॉर द डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, जो पैराग्राफ है किसमें राउल्ट्स लॉ पे है, इन द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन लाई इन द नेचर ऑफ इंटरेक्शंस इन द मॉलिक्यूलर लेवल। ठीक है, तो डेविएशन, जब राउल्ट्स लॉ में डेविएशन कैसे होता है, जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट का इंटरेक्शन होता है, उसकी वजह से क्या होता है डेविएशन होता है, या तो पॉजिटिव डेविएशन होता है या नेगेटिव डेविएशन होता है। तो these properties show deviations from Raoult's law due to difference in interactions between solute-solvent, solute-solute and solvent-solvent. ये हमको पता है। Some liquids on mixing form azeotrops, which are binary mixtures having the same composition in liquid and vapor phase and boil at constant temperature. ये भी हमको पता है कि जो azeotrops होते हैं वो क्या होते हैं, वो solutions जिनका लिक्विड और वेपर फेज में सेम कंपोजिशन होता है। मतलब कि अगर हम बात करें इथेनॉल और वाटर की, तो इथेनॉल और वाटर का जो है, आप लिक्विड ले लो या वेपर स्टेट ले लो, दोनों में क्या होगा कंपोजिशन सेम होता है 95:5। 95% इथेनॉल होगा, वाटर कितना होगा 5%, तो जो कंपोजिशन है वो सेम होता है। तो ऐसे लिक्विड्स, ऐसे मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स को बोलते हैं हम एजियोट्रॉप्स। ये भी हमको पता है क्योंकि हमने पढ़ रखा है। नाउ इन सच केसेस इट इज नॉट पॉसिबल टू सेपरेट द कंपोनेंट्स बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एजियोट्रॉप्स कॉल्ड मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो दो तरह के होते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग और मिनिमम बॉइलिंग। ये हमको सब पता है क्योंकि ये सारा एनसीईआरटी की लाइन में उठाया, एनसीईआरटी की बुक से उठाया हुआ है। ठीक है, तो अब क्वेश्चंस क्या बोल रहे हैं देखो। अब फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि बेस्ड ऑन द अबव पैसेज, जो हमने पैसेज पढ़ा है ना, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है प्योर इथेनॉल कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ इथेनॉल वाटर मिक्सचर। अब देखो
इथेनॉल वाटर का मिक्सचर है, उससे हम इथेनॉल निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। व्हाई? बिकॉज इथेनॉल वाटर जो है वो एक एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है। और कैसा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है? कैसा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है? ये एक मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है। कैसा है? बिकॉज इथेनॉल वाटर मिक्सचर is a minimum boiling azeotrope। ठीक है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप मिक्सचर। ठीक है, आपको ये लिखना है आंसर कि एक मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप मिक्सचर होता है ड्यू टू विच वी कांट obtain और वी कांट प्रिपेयर प्योर इथेनॉल बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ फ्रॉम दिस मिक्सचर। ठीक है, इस मिक्सचर से हम इथेनॉल नहीं निकाल सकते क्योंकि इथेनॉल वाटर को अलग करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो आपको क्या लिखना आंसर कि इथेनॉल वाटर मिक्सचर क्या होता है? एक मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप मिक्सचर होता है, तो इट कांट बी सेपरेटेड। क्लियर? अब आप पूछोगे कि मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप मिक्सचर कैसे पता लगा हमको? तो देखो एनसीईआरटी में दे रखा है, या तो आप याद कर सकते हो या मैं आपको फंडा बताता हूं। देखो इथेनॉल और वाटर क्या होते हैं? हमारे पास क्या है? C2H5OH है और H2O है। तो इनके बीच में जो है ना, इनके बीच में जो इंट्रैक्शन होता है वो बहुत कम होता है। इंट्रैक्शन कम होगा तो इनके वेपर ज्यादा बनेंगे। इंट्रैक्शन कम होगा अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में, अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में, ये सॉल्यूट होता है और ये सॉल्वेंट मान लो, अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में इंट्रैक्शन कम है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में इंट्रैक्शन कम है, तो वेपर प्रेशर क्या होगा? इंट्रैक्शन क्या है? लेस। इंट्रैक्शन लेस है तो वेपर प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा। और वेपर प्रेशर ज्यादा तो क्या? वेपर प्रेशर ज्यादा तो पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। क्या दिखाएगा? पॉजिटिव डेविएशन। क्यों? क्योंकि वेपर प्रेशर ज्यादा है, तो वो क्या दिखाएगा? पॉजिटिव डेविएशन। और मैंने आपको बताया था, देखो पॉजिटिव डेविएशन मतलब वेपर प्रेशर ज्यादा। अब वेपर प्रेशर जिसका ज्यादा है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? कम होगा। तो कैसे हो जाएंगे? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। तो आप ऐसे ध्यान रख सकते हो। ठीक है, वेपर प्रेशर ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट कम, तो बॉइलिंग पॉइंट कम मतलब मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। कम मतलब मिनिमम, तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। क्लियर? तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट। ठीक है, तो समझ आया कि क्या कैसे हमारा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बना? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप होगा इथेनॉल और वाटर का मिक्सचर ड्यू टू विच वी कांट सेपरेट द प्योर इथेनॉल फ्रॉम दैट मिक्सचर। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, एक बी पार्ट भी है इसमें, तो बी पार्ट देखते हैं हम। व्हाई डज द मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन शो डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर? अब क्लोरोफॉर्म और एसीटोन जो है वो डेविएशन क्यों दिखाते हैं? क्यों दिखाते हैं? देखो मैंने आपको बताया भी था ये पहले, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन में क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ये आपको बताया मैंने अभी पहले लास्ट कुछ क्वेश्चंस में। वहां पे क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। जो क्लोरोफॉर्म का हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से सॉल्यूट और सॉल्वेंट में इंट्रैक्शन ज्यादा होगा। जब इंट्रैक्शन ज्यादा होगा तो वेपर्स कम बनेंगे। वेपर्स कम बनेंगे तो वेपर प्रेशर कम होगा। वेपर प्रेशर कम होगा तो जो राउल्ट्स लॉ से प्रिडिक्टेड प्रेशर आ रहा था वो कम हो जाएगा। मतलब वो क्या दिखाएंगे? नेगेटिव डेविएशन दिखाएंगे। मतलब जो प्रेशर हो रहा है वो कम हो रहा है। कम हो रहा है मतलब नेगेटिव डेविएशन। तो ये किसका रीजन क्या होगा इसका? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म। ठीक है, तो आपको ये लाइन लिखनी है, उसके बाद ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी शो करनी है, तो आपको एक मार्क्स पूरा का पूरा 1 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो रीजन क्या है इसका? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म। उसकी वजह से क्या होता है? वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। वेपर प्रेशर डिक्रीज होने की वजह से नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं ये सॉल्यूशंस। आई होप इट्स क्लियर। तो आपको एग्जांपल्स याद रखने हैं कि क्लोरोफॉर्म और एसीटोन क्या होते हैं? नेगेटिव डेविएशन दिखाते हैं। जो प्योर इथेनॉल और वाटर है वो क्या दिखाते हैं? पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं। पॉजिटिव डेविएशन की वजह से क्या होता है? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स वो होते हैं। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो भी पैसेज पे ही बेस्ड है, बट पैसेज पे बेस्ड है, बट राउल्ट्स लॉ है, बट हमारा न्यूमेरिकल है। तो अब न्यूमेरिकल करते हैं हम। द वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर बेंजीन एट सर्टेन टेम्परेचर इज दिस। देखो एटीएम में दे रखा है क्वेश्चन। अब वेपर प्रेशर दे रखा है हमको प्योर बेंजीन का, मतलब हमको दे रखा है पी नॉट, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट जो दे रखा है 1.25 एटीएम।
व्हेन 1.2 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट और नॉन वोलेटाइल है, हमने कितना डाला 1.2 ग्राम, ठीक है, तो 1.2 ग्राम हमको दे रखा है सोल्यूट, इसको लिख देते हैं हम W2, और 60 इज एडेड टू 60 ग्राम ऑफ बेंजीन, जो हमारा W1 दे रखा है, कितना दे रखा है, W1 हमारा दे रखा है 60 ग्राम, ठीक है, 60 ग्राम क्या है हमारा सॉल्वेंट है, जो कि सॉल्वेंट क्या है बेंजीन है, और M1 दे रखा है, मॉलिक्यूलर वेट कितना दे रखा है 78 ग्राम पर मोल, हमको पता है कि बेंजीन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 78 ग्राम। द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बिकम्स दिस, अब वेपर प्रेशर जो है सॉल्यूशन को कितना हो गया, जो P हो गया वो कितना हो गया, PS लिख सकते हो या P लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1.237 ATM। वो बोल रहा है कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज यूज किस लिए आती है, टू फाइंड द मोलर मास ऑफ द अननोन सॉल्यूट। अगर आपने कोई अननोन सॉल्यूट डाला है तो उसका मोलर मास निकालने के लिए ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज यूज आती है। यहां पे हम कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे, यहां पे हम यूज करेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो मैं लिख देता हूं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए जब ये क्वेश्चन हो पाएगा। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज तो आप देख ही रहे हो कि हर क्वेश्चन में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज तो आ ही रही है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को आपको छोड़ना ही नहीं है, चारों की चारों आपको एकदम अच्छी तरह कॉन्सेप्ट समझ होनी चाहिए और फॉर्मूला लर्न होनी चाहिए। तो हम लिख लेते हैं, हमारा बहुत इजी फॉर्मूला है P0 माइनस P अपॉन P0 इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट हमने लिया है 2, ठीक है, तो अब डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है तो हम जो सॉल्यूट का मोल्स है उनको नेग्लेक्ट कर देते हैं डिनोमिनेटर में से, तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा P0 माइनस P अपॉन P0 इक्वल्स टू N2 अपॉन N1। अब सिंपल हम क्या कर देंगे, वैल्यूज पुटअप कर देंगे, तो P0 हमको दे रखा है कितना 1.25 ATM, तो 1.25 माइनस 1.237 अपॉन 1.25 इक्वल्स टू N2 क्या होगा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट क्या है 1.2 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट वी हैव टू फाइंड इनटू N1 क्या है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट कितना है 60 ग्राम, और जब मॉलिक्यूलर वेट 78 लिखूंगा डिनोमिनेटर में तो ऊपर चले जाएगा वो, तो 78 आ जाएगा ऊपर, ठीक है। अब आपको सिंपल M2 निकालना है इस इक्वेशन से और इजीली हमारा निकल जाएगा, सॉल्व कर लेते हैं। 1.25 माइनस 1.237 कितना हो जाएगा, 10 माइनस 7 3, 4 माइनस 3 1, ये 0, ये हो जाएगा 0, तो 0.013 अपॉन 1.25, दिस विल बी इक्वल्स टू 1.2 इंटू, इसको ऐसे रहने दो, M2 इंटू 60। अब M2 सॉल्व कर लो, M2 के लिए M2 इक्वल्स टू 1.22 इंटू 78 इंटू 1.25 डिवाइड बाय 0.013 इंटू 60, इसको सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, तो मैं आंसर लिख देता हूं। तो आप इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा 150 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो हमारा जो मॉलिक्यूलर वेट है सोल्यूट का, जो मॉलिक्यूलर वेट है सोल्यूट का वो कितना आ गया 150 ग्राम। तो हम क्या कर देंगे, हम ये लास्ट में लिखेंगे लाइन कि द मॉलिक्यूलर वेट और द मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज, तो लास्ट में क्या लिख देंगे लाइन मोलर मास ऑफ नॉन volatile solute is 150 gram per mole. Okay, so that's how you have to do this question. Okay, easy question था बहुत, जस्ट आपको मोलर मास निकालना था जो कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का एक एप्लीकेशन है, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी का पार्ट है बट ये और में दे रखा था, ठीक है। आपको सी का या तो फर्स्ट करना है या सेकंड करना है, ठीक है। अब ये वाला भी देख लेते हैं हम, क्योंकि हम तो सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, एग्जाम में आपको एक ही करना है, ठीक है। The boiling point of benzene is this: when 1.80 gram of non-volatile solute was dissolved in 90 gram of benzene। ये किससे क्वेश्चन है, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट से हमको दिख रहा है। हमने क्या करा 1.80 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला किसमें 90 ग्राम ऑफ बेंजीन में। द बॉइलिंग पॉइंट जो हो गया वो रेज्ड हो गया इतना। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, सेम इसमें भी मोलर मास निकालना है, तो हमको पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए कि जो डेल्टी बी होता है वो कितना होता है KB M। डेल्टी बी क्या होता है, डेल्टी मतलब TB माइनस TB नॉट, जहां पे TB क्या है सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है और TB नॉट क्या है सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है, इक्वल्स टू KB और मोलैलिटी M क्या है मोलैलिटी। तो सैंपल वैल्यूज रख देंगे हम और कुछ करना नहीं हमको। देखो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन दे रखा है 353.23 और सॉल्यूशन का दे रखा है 354.11, तो हम रख देंगे 354.11
0.11 माइनस 353.23, Kb की वैल्यू हमको दे रखी है 2.53, तो 2.53 मोलरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन वेट, तो गिवन वेट कितना दे रखा है 1.80, तो 1.80 डिवाइड बाय मोलर मास हमको निकालना है, तो हम लिख देंगे m2 मल्टीप्लाइड बाय सॉल्वेंट का मास। बेंजीन का मास कितना 90, हमको हमेशा केजी में लेना होता है, तो हम क्या करेंगे 1000 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करोगे आप तो ऊपर चले जाएगा 1000, तो 1000 ऊपर चले जाएगा। सिंपल इसको सॉल्व कर लेंगे, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे पहले लेफ्ट हैंड साइड वाला सॉल्व करेंगे, तो 1 माइनस 3 कितना हो जाएगा 8, 10 माइनस 2 कितना हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 3, तो 0.88 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 0.88 इक्वल्स टू 2.53, 1.80, ये 100 हो जाएगा अपॉन m2 इंटू 9। ठीक है, अब सिंपली हम क्या करेंगे, m2 उधर ले जाएंगे, m2 इक्वल्स टू 2.53 मल्टीप्लाइड बाय 180 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय 0.88 इंटू 9। ठीक है, मैं नीचे कर देता हूँ, तो हमारा m2 आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे इजीली, ये तो सॉल्व हो जाएगा इजीली। तो हमारा m2 आ जाएगा 57.5 ग्राम पर मोल। ठीक है, पक्का से यूनिट लिखना मत भूलना, मोलर मास की यूनिट क्या होती है, ग्राम पर मोल, मतलब एक मोल के लिए कितना ग्राम है। तो 57.5 ग्राम, आप 58 भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो 58 ग्राम पर मोल। ठीक है, अप्रॉक्स लिख सकते हो। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया। लास्ट में क्या लिखेंगे, लाइन लिखेंगे, द मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज 58 ग्राम पर मोल। क्लियर, 58 ग्राम पर मोल। जस्ट ऐसे आपको क्वेश्चन करना है और आपके 2 मार्क्स पक्के हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो जस्ट आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना था, तो मॉलिक्यूलर मास निकालना आना चाहिए आपको चारों प्रॉपर्टी से, चाहे वो लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो, चाहे फ्रीजिंग पॉइंट हो, चाहे बॉइलिंग पॉइंट हो, और चाहे से ऑस्मोटिक प्रेशर हो। ठीक है, तो अब धीरे धीरे आपको कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा होगा जैसे जैसे आप वीडियो में आगे बढ़ रहे हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। एन आइसोट्रोपिक मिक्सचर ऑफ 2 लिक्विड्स, 2 लिक्विड्स का आइसोट्रोपिक मिक्सचर होता है, हमको पता है, हैज अ बॉइलिंग पॉइंट हायर देन आइदर ऑफ द 2 लिक्विड्स। उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, हायर है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ज्यादा है। बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा मतलब वो क्या होंगे, मैक्सिमम बॉइलिंग आइसोट्रोपिक मिक्सचर होंगे। क्या होंगे, अगर बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो कैसे मिक्सचर होंगे, मैक्सिमम बॉइलिंग आइसोट्रोपिक मिक्सचर। आ रहा है। अब मैंने क्या बताया था कि जब बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा तो वेपर प्रेशर कम होगा, और वेपर प्रेशर कम होगा तो मतलब मिनिमम, मतलब अगर वेपर प्रेशर कम होगा तो नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे। क्या शो करेंगे, नेगेटिव डेविएशन। तो हमारा फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, शोज लार्ज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। सो द करेक्ट आंसर इज ए। ठीक है, मैंने आपको बताया कि जब मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट होगा तो वेपर प्रेशर कम होगा, वेपर प्रेशर कम होगा तो मतलब नेगेटिव डेविएशन। तो यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव डेविएशन। तो कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, सब कॉन्सेप्चुअल आपको समझना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि जस्ट हाँ इस क्वेश्चन को मैं देख लेता हूँ और मैं देख लेता हूँ नेगेटिव होगा, नहीं, वहाँ पे क्या होगा, वो लोग चेंज करेंगे। वहाँ पे क्या होगा, अगर आप एग्जाम देने जाओगे और मे बी आपको चेंज कर दे बॉइलिंग पॉइंट लोअर, तो लोअर में क्या हो जाएगा, लोअर में हो जाएगा लार्ज पॉजिटिव डेविएशन। बट यहाँ पे हायर था, बॉइलिंग पॉइंट हायर है, बॉइलिंग पॉइंट जब हायर होगा तो क्या होगा, लार्ज नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, क्या होगा, नेगेटिव डेविएशन। इजी क्वेश्चन बट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ वापस से एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू फाइंड द मोलर मास ऑफ प्रोटीन्स। अब यहां पे आपके नोट्स काम आएंगे, आपकी एनसीईआरटी आपने पढ़ रखी तो वो काम आएगी। देखो, मोलर मास ऑफ प्रोटीन हो, मोलर मास ऑफ पॉलीमर्स हो, मोलर मास ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स हो। ठीक है, इन सबका मोलर मास निकालने के लिए कौन सी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी यूज होती है, ऑस्मोटिक प्रेशर। हमेशा ध्यान रखना, कौन कौन से बताया मैंने, मोलर मास ऑफ प्रोटीन्स, पॉलीमर्स, या कोई भी मैक्रोमोलिक्यूल्स है, या कोई भी मैक्रोमोलिक्यूल्स है, इन सबका मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालते हैं हम, फ्रॉम ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये पता होना चाहिए। ठीक है, अभी यहाँ पे मे बी अभी मैंने जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ उसमें प्रोटीन्स लिखा हो, एग्जाम में आपको पॉलीमर्स आ जाए तो पॉलीमर्स के लिए भी आपको पता होना चाहिए कि ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा
क्लियर। नाउ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन, गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग। एक्वेटिक एनिमल्स आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर इन कंपैरिजन टू वार्म वाटर। अब देखो, जब गर्म पानी होता है ना, तो वहां पे क्या होगा, सॉलिबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि सॉलिबिलिटी क्या है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, और एक्सोथर्मिक प्रोसेस में क्या होता है, जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम रिवर्स चले जाएगा। अकॉर्डिंग टू ली शटल प्रिंसिपल क्या होता है, इक्विलिब्रियम जो होगा वो रिवर्स हो जाएगा, तो वहां पे सॉलिबिलिटी कम हो जाएगी, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन जो है ब्लड में, या ऑक्सीजन की जो कॉन्सेंट्रेशन होगी या सॉलिबिलिटी होगी, डिक्रीज हो जाएगी वार्म वाटर में। तो हम क्या लिखेंगे, एक्वेटिक एनिमल्स आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर इन कंपैरिजन टू वार्म वाटर। क्या होगा इसका रीजन, एज इन कोल्ड वाटर solubility of oxygen in water is more, solubility of oxygen in water increases। ठीक है, मैंने आपको रीजन बता दिया कि solubility of oxygen क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि कोल्ड वाटर में क्या होगा, लो टेम्परेचर होगा, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है लो टेम्परेचर में फॉरवर्ड जाती है, मतलब वहां पे सॉलिबिलिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। क्लियर आ रहा है समझ में? तो कोल्ड वाटर में क्या लिखना है आंसर, सॉलिबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर इंक्रीजेस, तो रीजन होगा ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन बी पार्ट, स्प्रिंकलिंग ऑफ सॉल्ट्स हेल्प्स इन क्लियरिंग द स्नो कवर्ड रोड इन हिली एरियाज। स्प्रिंकलिंग ऑफ सॉल्ट, अब सॉल्ट का स्प्रिंकल करने पे स्नो जो है, जो स्नो रोड पे स्नो थी ना, वो सारी हट गई। अब इसका रीजन क्या होगा यार, स्नो के, तो अब आपको समझ नहीं आएगा कि यार एग्जाम में यार क्या होगा इसका रीजन। तो देखो, स्नो से क्या याद आ रहा है, स्नो से याद आ रहा है बर्फ, बर्फ से क्या याद आ रहा है, फ्रीजिंग, फ्रीजिंग से क्या आएगा, फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो सॉल्ट डालने पे क्या हो रहा है, सॉल्ट क्या है यहाँ पर, सॉल्ट है यहाँ पर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। यस, एक तो आपको सॉल्ट से क्या याद आएगा, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। एक स्नो से क्या याद आएगा, स्नो से याद आएगा बर्फ, बर्फ से क्या याद आएगा, फ्रीज, और फ्रीज से क्या याद आएगा, फ्रीजिंग पॉइंट। और आपको भी पता है कि जब आप सोल्यूट डालते हो तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। अगर फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा तो जो स्नो होगी वो क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी वाटर में, और मेल्ट हो जाएगी तो इजीली क्या हो जाएगा, स्नो कवर्ड जो है, वो जो स्नो थी वो क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। जैसे आप सॉल्ट डालोगे तो जो स्नो है उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और जो सारी स्नो थी वो पानी में मेल्ट हो जाएगी और इजीली क्लियर हो जाएगी स्नो। ठीक है, तो इसका रीजन क्या होगा, स्प्रिंकलिंग ऑफ सॉल्ट, ये ए का पार्ट, ए का आंसर था, ये बी का आंसर है। स्प्रिंकलिंग ऑफ सॉल्ट, sprinkling of salt decreases the freezing point, decreasing the freezing point of snow, and it will easily melt into water, it will easily melt into water। क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी वाटर में। तो यही रीजन था। इसलिए क्या होता है, जैसे हम सॉल्ट डालते हैं, जो स्नो कवर्ड रोड्स हैं वो सारी क्लियर हो जाती है। ठीक है, तो रीजन आपको एकदम पॉइंट टू पॉइंट रीजन लिखना है। एक नंबर का क्वेश्चन आता है, जस्ट एक या दो लाइन में रीजन लिखना है आपको, बट पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरी आप रामायण लिख रहे हो, रामायण लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखना है कि हाँ यार इसका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है, इसलिए क्या होता है, स्नो कवर्ड रिमूव हो जाती है, क्लियर हो जाती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें हमको क्या निकालना पड़ेगा, एसोसिएशन निकालना पड़ेगा एसिड का, डिग्री ऑफ एसोसिएशन या परसेंटेज एसोसिएशन। तो 0.3 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड, जिसका हमको मास दे रखा है 60 ग्राम मोलर मास दे रखा है, डिजॉल्व इन 30 ग्राम ऑफ बेंजीन शोज अ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू दिस। हमको तो क्या दे रखा है, डेल टी एफ दे रखा है, क्या दे रखा है हमको, डेल टी एफ दे रखा है 0.45 डिग्री सेल्सियस। अब देखो हमेशा जब भी ध्यान रखना, जब भी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा होता है, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था कि डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट मतलब एक डिफरेंस है, दो टेम्परेचर का डिफरेंस है। जब भी आप डिफरेंस लिखते हो, आप या तो डिग्री सेल्सियस में लिखो या केल्विन में लिखो, दोनों में सेम होगा। ठीक है, आप इसको 0.4 डिग्री सेल्सियस लिख सकते हो या आप लिख सकते हो 0.45 केल्विन। ठीक है, 0.45 केल्विन इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, तो ऐसा मत करना कि डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के, केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए आप डिग्री सेल्सियस में 273 प्लस करो, ऐसा मत करना, गलत हो जाएगा। 0.45 डिग्री सेल्सियस भी सेम है और 0.45 केल्विन भी सेम है। ठीक है, क्योंकि क्या है, ये डिफरेंस है। डिफरेंस क्या होता है, किसी भी यूनिट में सेम ही रहता है। तो हमारे पास डेल टी एफ कितना आ गया, 0.5 केल्विन। ठीक है, केल्विन लिख दो, डिग्री सेल्सियस लिखो, एक ही बात है।
और हमको बोल रहा है वो परसेंटेज एसोसिएशन ऑफ एसिड निकालने के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, परसेंटेज एसोसिएशन ऑफ एसिड। तो हम कैसे निकालेंगे वो, तो हमको निकालने के लिए उसको निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, आई चाहिए। क्या चाहिए, आई चाहिए हमको। ये अल्फा निकालना है, अल्फा के लिए हमको आई चाहिए। तो आई कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमको पता है मॉडिफाइड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, डेल टी एफ इक्वल्स टू आई के एफ एम। ठीक है, अब डेल टी एफ हमको दे रखा है 0.45 केल्विन, आई हमको नहीं पता, आई निकालना है हमको, मल्टीप्लाइड बाय के एफ क्या है 5.12, तो 5.12 इंटू मोलालिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। मोल्स क्या है, मोल्स कैसे निकालेंगे, गिवन वेट, गिवन वेट दे रखा है। देखो सोल्यूट क्या है, बस एसिटिक एसिड, उसका वेट क्या दे रखा है 0.3 ग्राम, तो 0.3 ग्राम अपॉन मोलर मास 60 मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा है 30 ग्राम ऑफ बेंजीन में 0.3 ग्राम हमने डाला है, तो 30 हो जाएगा। और जब भी आप मोलरिटी लिखते हो तो मोलरिटी में मास सॉल्वेंट को हम केजी में एक्सप्रेस करते हैं, तो उसको केजी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब आप 1000 डिवाइड करोगे 1000 ऊपर चले जाएगा, तो हम क्या कर देंगे, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल और यहाँ से 30 से 30 कैंसिल, तो हमारे पास क्या बच गया 0.45 इक्वल्स टू आई इंटू 5.12 इंटू 0.3 मल्टीप्लाइड बाई 10 अपॉन 6 इंटू 3। अब क्या करते हैं, आई निकाल लेते हैं। आई क्या हो जाएगा 0.45 मल्टीप्लाइड बाई 6 इंटू 3 विच इज 18 अपॉन 5.12 मल्टीप्लाइड बाय 0.3 इंटू 10। इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे और कितना आ जाएगा हमारे पास, तो हमारे पास आ जाएगा 0.52। ठीक है, यूनिटलेस होता है ये, आई क्या यूनिटलेस है, आई क्या हमारे पास वेंट फैक्टर है। अब आई को अल्फा से कैसे रिलेट करेंगे, तो हमको पता है कि आई जो होता है वो क्या होता है, आई का फॉर्मूला हमको पता है, आई क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आफ्टर एसोसिएशन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आफ्टर एसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बिफोर एसोसिएशन। ठीक है, अपॉन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बिफोर एसोसिएशन। क्लियर है, तो पहले उसके लिए क्या लिखनी पड़ेगी हमको लिखनी पड़ेगी इक्वेशन। तो इक्वेशन क्या है यहाँ पर, हमारे पास सोल्यूट क्या है CH3COH, तो CH3COH को तो डायमर बन रहा है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है डायमर बन रहा है, क्या बोल रहा है, डायमर बन रहा है। मतलब हमारे पास 2 CH3COH मॉलिक्यूल्स थे और उसके बाद एक मॉलिक्यूल बन गया हमारा, क्या बन गया, हमारे पास बन गया एक CH3COH का होल ट्वाइस। ठीक है, ये क्या बन गया, डायमर बन गया। अब आपको बताया था ये कैसा होता है, अगर वैसे मतलब कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, तो देखो ऐसा होता है ये CH3COOH, एक तो ये मॉलिक्यूल है और एक और हमको CH3COH चाहिए, तो कैसे बनाएंगे, ये CH3 और यहाँ पे लगाएंगे इस बार OH और यहाँ पे लगाएंगे डबल बॉन्ड O। अब क्या होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितनी हो रही है, यहाँ पे एक ये वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है और ये वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। तो यहाँ पे क्या हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से यहाँ पे डायमर बनता है। क्लियर है, डायमर किसकी वजह से बन रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। ठीक है, तो मैं हटा देता हूँ, आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो अब हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन लिखेंगे। इक्वेशन क्यों लिखनी है हमको, क्योंकि हमको आई को रिलेट करना है अल्फा से, आई को रिलेट करना है हमको अल्फा से। तो इनिशियली क्या होगा, एसोसिएशन के पहले क्या होगा, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स होंगे और यहाँ पे 0 होंगे। एसोसिएशन के बाद क्या होगा, यहाँ पे 2 - 2 अल्फा होगा, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल से 2 अल्फा निकले, 2 अल्फा हमने माइनस करा। अब देखो यहाँ पे तो एक ही मॉलिक्यूल है ना, यहाँ पे 2 थे, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे कितना होगा 2 अल्फा बाई 2 होगा। ठीक है, कितना होगा 2 अल्फा बाई 2। अगर उस तरह से 2 अल्फा निकल रहे हैं तो वहाँ पे कितने बनेंगे, 2 अल्फा बाई 2 बनेंगे। क्यों, क्योंकि वहाँ पे एक मॉलिक्यूल है, वहाँ पे कितने हैं, 2 मॉलिक्यूल है। आ रहा समझ में। अब हमको आई निकाल सकते हैं इजिली। आई क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आफ्टर एसोसिएशन। आफ्टर एसोसिएशन में ये वाले मॉलिक्यूल्स आएंगे, आफ्टर एसोसिएशन में ये वाले मॉलिक्यूल्स आएंगे। तो आफ्टर एसोसिएशन मतलब 2 - 2 अल्फा प्लस 2 अल्फा अपॉन 2। सिंपल प्लस ही करना है हमको। कितने मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास, 2 - 2 अल्फा एक तो, और एक 2 अल्फा अपॉन 2 है, तो हमने प्लस कर दिया। अपॉन बिफोर एसोसिएशन कितने मॉलिक्यूल्स है, 2 + 0 दैट इज 2। बिफोर एसोसिएशन कितने मॉलिक्यूल्स है, 2 + 0 दैट इज इक्वल टू 2। तो यहां से हम निकाल सकते हैं आई। आई क्या करेंगे हम, न्यूमरेटर में क्या ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे।
न्यूमरेटर में क्या कर रहे हैं हम, 2 कॉमन ले रहे हैं, तो 2 कॉमन लेंगे तो आज क्या बन जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन 2, और नीचे क्या है हमारे पास 2 है, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आई क्या बन जाएगा हमारा, आई हमारा बन जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2। तो ये हमारा रिलेशन आ गया। अब हम क्या कर देंगे, आई की वैल्यू रख देंगे, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो आई की वैल्यू रख देंगे 0.52 इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2। इसको सॉल्व करेंगे, माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2 कितना होता है, माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2 होता है माइनस अल्फा बाई 2, तो माइनस अल्फा बाई 2, यहाँ से क्या निकल जाएगी, अल्फा की वैल्यू निकल जाएगी, तो अल्फा की वैल्यू आएगी यहाँ से या तो पहले अल्फा बाई 2 लिख लो, अल्फा बाई 2 हो जाएगा ये 1 माइनस 0.52, और 1 माइनस 0.52 कितना होता है 0.48, कितना हो जाएगा 0.48, तो अल्फा आ जाएगा हमारे पास 0.96। बट आपको अल्फा नहीं निकालना था, आपको क्या निकालना था, परसेंटेज एसोसिएशन, मतलब परसेंटेज की फॉर्म में निकालना था, ठीक है, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को, परसेंटेज एसोसिएशन, अगर आपने अल्फा लिख के छोड़ दिया तो आपके हाफ मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है, तो आपको लिखना है परसेंटेज एसोसिएशन। तो परसेंटेज एसोसिएशन क्या करना पड़ेगा, हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से, तो जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, अल्फा इक्वल्स टू 96%, ठीक है, सो दैट्स हाउ यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो हमारा आंसर आ जाएगा 96%, ठीक है। तो हम लास्ट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे लास्ट में, लिख देना लास्ट में कि जो परसेंटेज एसोसिएशन होगा वो कितना होगा 96%। आई होप इट्स क्लियर, ठीक है। तो जस्ट मैंने कलर चेंज करा है यहाँ से, ये यहाँ से यहाँ पर ये, ठीक है, यहाँ तक है पहले और उसके बाद यहाँ पे है, ठीक है। तो अल्फा क्या हो गया 96% हो गया, परसेंटेज एसोसिएशन पूछा था इसलिए हमने किस में लिखा, परसेंट में लिखा, ठीक है, और अल्फा कितना आएगा वैसे 0.96। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन है, एक टिक द करेक्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। फॉर एन इलेक्ट्रोलाइट अंडरगोइंग एसोसिएशन इन सॉल्वेंट द वेंटो फैक्टर इज, देखो एसोसिएशन और डिसोसिएशन में वेंटो फैक्टर मैंने आपको पहले ही बताया था, एसोसिएशन में देखो, और हमने अभी किया भी है ना, हम उससे भी देख सकते हैं, देखो एसोसिएशन में हमने निकाला तो वेंटो फैक्टर क्या है एसोसिएशन के लिए, और एसोसिएशन में आई से क्या है 1 से लेस है ना, 1 से लेस, मतलब हमको क्या पता लगा कि एसोसिएशन के लिए क्या होता है, जो वेंटो फैक्टर की वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1 से लेस होती है, एसोसिएशन में आई की वैल्यू 1 से लेस होती है। अगर डिसोसिएशन होगा तो डिसोसिएशन में क्या होगा, आई की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है। तो ये आपको ये दो चीजें हैं, तो इज ग्रेटर देन 1 नहीं, गलत है, इज नेगेटिव वैल्यू नो, नेगेटिव तो कभी हो नहीं सकता, जीरो वैल्यू नहीं, इज ऑलवेज लेस देन 1, ठीक है, तो हमारा डी आंसर करेक्ट है, ठीक है। एसोसिएशन के केस में जो आई की वैल्यू होती है, जो वेंटो फैक्टर की वैल्यू होती है वो लेस देन 1 होती है, डिसोसिएशन में इट इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, ध्यान रखना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा असर्शन रीजनिंग पे है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं अगर कलर चेंज करता हूं, When NaCl is added to water, a depression in freezing point is observed। ये हमने पहले भी देखा था क्वेश्चन में, कौन सा वाला क्वेश्चन, जो स्नो वाला था, जो रोड पे स्नो पड़ी थी ना, उसमें हम NaCl डाल देते तो स्नो जो होती है वो हट जाती है, क्यों, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि when NaCl is added to water, a depression in freezing point is observed। तो असर्शन तो बिल्कुल करेक्ट है, रीजन देख लेते हैं, क्योंकि NaCl undergoes dissociation water। देखो रीजन करेक्ट तो है, मतलब ये स्टेट रीजन करेक्ट है, बट इसके लिए असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है ये, क्या असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है ये, नहीं, क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है, NaCl is added to water in a depression freezing point is observed। ये किसकी वजह से होता है, ये वेपर प्रेशर की वजह से होता है, ठीक है। तो इसका कोई रिलेशन नहीं है डिसोसिएशन से, ठीक है, इसका कोई रिलेशन नहीं है डिसोसिएशन से, ये किसकी वजह से होता है, वेपर प्रेशर के वजह से होता है, क्योंकि वेपर प्रेशर में डिक्रीज आ जाता है तो फ्रीजिंग पॉइंट में भी क्या आएगा, डिक्रीज आएगा। इसका करेक्ट रीजन क्या होगा, ड्यू टू डिक्रीज इन वेपर प्रेशर, ठीक है। तो रीजन सही तो है बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन की, तो हम क्या करेंगे, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू। देखो रीजन ट्रू तो है, क्योंकि NaCl को हम जब वाटर में डालते हैं तो वो डिसोसिएट होता है, तो ये सही है, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। तो ऑप्शन होगा बी, ए नहीं होगा, और सी डी भी नहीं होंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा बी, ठीक है। तो दोनों सही है बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन है जिसके चांसेस है आने के, ठीक है, और ये किस पे बेस्ड है, हेनरीज लॉ पे बेस्ड है। एट द सेम टेम्परेचर CO2 इज गैस इज मोर सॉल्युबल इन वाटर देन O2 गैस, ठीक है, टेम्परेचर हमने सेम कर रखा है, तो बोल रहा है कि जो CO2 है वो मोर सॉल्युबल है
विच वन ऑफ देम विल हैव हायर वैल्यू ऑफ के एच एंड वाई। के एच की वैल्यू किस क्यों ज्यादा होगी और क्यों, इसका रीजन बताना है। तो देखो हमको फॉर्मूला पता है कि जो प्रेशर होता है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है किसके, प्रेशर जो होता है, जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतनी ज्यादा सॉलिबिलिटी होगी, उतनी ज्यादा क्या होगी, सॉलिबिलिटी होगी। ये बोलता है पार्शियल प्रेशर। और P इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं के एच, और सॉलिबिलिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं या एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। तो ये हमारा फॉर्मूला बना। अब वो बोल रहा है कि CO2 गैस मोर सॉल्युबल है, तो जो ज्यादा सॉल्युबल होगा, मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि सॉलिबिलिटी जो होगी, अगर हम यहां से लिखें तो के एच क्या है, के एच है हमारा P अपॉन एक्स। P अपॉन एक्स मतलब x कम होगा, अगर के एच ज्यादा है तो x क्या होगा, कम होगा, अगर के एच कम है तो x ज्यादा होगा। इस दोनों से हमको क्या पता लगा कि जो सॉलिबिलिटी है, देखो जो मोल फ्रैक्शन है ना वो सॉलिबिलिटी है, मोल, हम सॉलिबिलिटी को मोल फ्रैक्शन की टर्म्स में एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो आपको ऐसा नहीं समझना कि यार ये तो मोल फ्रैक्शन है, सॉलिबिलिटी कहाँ है। मोल फ्रैक्शन सॉलिबिलिटी को ही एक्सप्रेस करने के लिए लिखा जा रहा है, ठीक है। तो सॉलिबिलिटी ज्यादा हो रही तो मोल के एच की वैल्यू कम है। क्या बोला मैंने, फर्स्ट से अगर सेकंड से, अगर सॉलिबिलिटी ज्यादा है तो के एच की वैल्यू कम है, और अगर सॉलिबिलिटी कम है तो के एच की वैल्यू ज्यादा है। मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि सॉलिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल अप टू के एच वैल्यू, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, विच वन ऑफ देम विल हैव हायर वैल्यू ऑफ के एच, तो के एच की वैल्यू किसके लिए ज्यादा होगी, सॉलिबिलिटी कम है। सॉलिबिलिटी किसी कम है, ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन हैज हायर के एच वैल्यू। आया समझ में कैसे करना था ये क्वेश्चन। ऑक्सीजन हैज हायर के एच वैल्यू, और इसका रीजन क्या है, बिकॉज के एच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉलिबिलिटी। आपको ये लिखना है और आपको फॉर्मूला भी लिखना है, और लिखना है के एच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉलिबिलिटी। क्लियर है, ठीक है। तो आपको रीजन लिखना है और O2 की जो होगी हायर के एच वैल्यू होगी, और आपको ये फॉर्मूला भी लिखना है, ठीक है। तो आपको इसमें 1 नंबर मिल जाएगा, 1 नंबर क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन के लिए मैं कलर चेंज कर लेता हूं। हाउ डज द साइज ऑफ, ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था, ठीक है। सेकंड में यहां पे लिख रहा हूं, हाउ डज द साइज ऑफ ब्लड सेल्स चेंज व्हेन प्लेस्ड इन एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग मोर देन 0.9%। वेरी इंपॉर्टेंट, कहां पे ध्यान देना है, मोर देन 0.9% सोडियम क्लोराइड। तो यहां पे मोर देन है, मोर देन, ये सिंपल एनसीईआरटी से उठाया हुआ क्वेश्चन है। तो जब भी मोर देन होगा, जब 0.9% NaCl की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गई, तो वाटर कहां पर आएगा। देखो ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस होता है लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन। हमारे पास क्या ब्लड सेल्स में वाटर भी है, तो वाटर क्या होगा, ब्लड सेल से NaCl में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ऑस्मोसिस प्रोसेस है। ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या होती है, लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन। आ रहा है समझ में, लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन, हाई कॉन्सेंट्रेशन कहां पर है, NaCl में। तो वाटर, NaCl will remove the water, वाटर रिमूव कर देगा, और वाटर रिमूव करेगा तो वाटर सारा निकल जाएगा, तो कैसे हो जाएंगे ब्लड सेल्स श्रिंक हो जाएंगे, ठीक है। वो क्या हो जाएंगे, श्रिंक, ड्यू टू विच ब्लड सेल्स श्रिंक, ठीक है। तो उनकी साइज कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें से आपको लिखना है कि ब्लड सेल्स श्रिंक, ठीक है। हाउ डज द ब्लड सेल्स चेंज, तो ब्लड सेल्स श्रिंक, ठीक है। अगर लेस देन होता, अगर हम मान लेते लेस देन 0.9% होती कॉन्सेंट्रेशन किसकी, NaCl की, तो क्या होता अब NaCl का जो पानी है, जो NaCl एक्वस सॉल्यूशन है ना, NaCl में भी पानी होगा, तो NaCl का जो पानी है वो कहा जाएगा ब्लड सेल्स में। इस केस में क्या होगा, ब्लड सेल्स क्या हो जाएंगे, स्वेल हो जाएंगे, ठीक है। इस केस में क्या होगा, ब्लड सेल्स स्वेल हो जाएंगे। स्वेल मतलब पानी भर जाता है ना, पानी भरने की वजह से हो जाएंगे फूले हो जाएंगे, फूले मतलब स्वेलिंग हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगी, स्वेलिंग। तो इस केस में क्या होगा, अगर मैं बात करूं लेस देन में, तो लेस देन में क्या हो जाएगी, स्वेलिंग ऑफ ब्लड सेल्स। पर हमको तो क्या पूछा था, हमको तो मोर देन पूछा था, बट मैंने आपको ये बता दिया है, ठीक है। तो हमको ये पूछा था, ये आंसर है आपका, ठीक है। आपको लिखना है ये आंसर कि NaCl जो है वो वाटर को रिमूव कर देगा, ड्यू टू विच ब्लड सेल्स श्रिंक, ठीक है। तो आई होप इट्स क्लियर। नाउ चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। तो आपको पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखना है, ज्यादा खिचड़ी नहीं फैलानी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन है। हमको दे रखा है 1 मोलल
वन मोलल दे रखा है, वन मोलल एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट A2B3 इज 60% आयोनाइज्ड। वो बोला 60% आयोनाइज्ड है, मतलब हमको दे दिया अल्फा, अल्फा दे दिया 60%, तो अल्फा क्या हो जाएगा 60/100 विच विल बी 0.6। तो हमको अल्फा की वैल्यू दे दी 0.6। क्लियर, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट निकालना है सॉल्यूशन का। और Kb फॉर H2O इज दिस, तो हमको पता है कि डेल टी बी बॉइलिंग पॉइंट है ना, डेल टी बी इक्वल्स टू क्या होता है IKBM होता है। हमको अल्फा से क्या निकालना पड़ेगा, आई निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, आई निकालना पड़ेगा। निकाल लेते, पहले हम इक्वेशन लिखेंगे ना। हमारे पास क्या है, कलर चेंज करते हैं, A2B3 गिव्स क्या होगा यहां से A3+, हम मान लेते हैं कि A जो है वो कैटायन है और B है एनायन, ठीक है, क्योंकि कैटायन हमेशा पहले लिखते हैं, NaCl में क्या होता है कैटायन पहले लिखते हैं और एनायन बाद में लिखते हैं, जनरली यही होता है, ठीक है। A3+, तो यहाँ पे 2A3+ होगा, ठीक है, और यहाँ पर कितना होगा 3B2-। तो सिंपल हम मान लेते हैं कि पहले स्टार्टिंग में 1 था, ये 0 और ये 0, क्या हुआ बाद में 1 - अल्फा हुआ। अब यहाँ पे 1 - अल्फा निकलेगा तो यहाँ पे कितना बनेगा, यहाँ पे 2 मोल्स है तो यहाँ पे बनेगा 2 अल्फा, और यहाँ पे बनेंगे 3 मोल्स हैं तो 3 अल्फा। आया समझ में। आई की वैल्यू लिख देंगे यहाँ से। आई क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आफ्टर डिसोसिएशन। आफ्टर डिसोसिएशन मतलब ये वाले मॉलिक्यूल्स, 1 - अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस 3 अल्फा। अब तो आपके लिए बहुत ईजी हो गया होगा क्योंकि आपने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए आई और अल्फा वाले। अपॉन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बिफोर डिसोसिएशन। बिफोर डिसोसिएशन कौन सा है, ये वाला 1 + 0 + 0 दैट इज 1। आए समझ में। तो हम क्या कर देंगे, यहां से निकाल लेंगे क्योंकि हमको अल्फा दे रखा है, हमको अल्फा दे रखा है तो हम निकाल लेंगे I इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा 2 + 3 5, 5 - 1 4, तो 1 + 4 अल्फा हो जाएगा। तो I आ जाएगा हमारे पास 1 + 4, और अल्फा की वैल्यू हमको दे रखी है 0.6, क्योंकि हमको क्वेश्चन ने बोला है कि 60% आयोनाइज था, ठीक है। ये हमने कैसे निकाला, ये यहां से निकाला 60% आयोनाइज से। आ रहा है समझ में। तो हम लिख देंगे 4 0.6, तो 1 + 4 0.6 कितना हो जाएगा 4 6 24 2.4, तो 1 + 2.4, तो I आ जाएगा हमारे पास 3.4। कितना आया आई हमारे पास 3.4। और हम आप कैसे कंफर्म करोगे कि आंसर सही है, तो ये आंसर सही है क्यों, क्योंकि डिसोसिएशन के लिए आई क्या होता है 1 से ज्यादा होता है। तो हमारे पास आई आ गया 3.4। या आई हमने कैसे निकाला, या आई हमने निकाला अल्फा से, ठीक है। यहाँ पे आई क्या है ग्रेटर देन 1 है, मतलब हमको पता लग गया कि हमारा आंसर सही है। क्यों, क्योंकि ग्रेटर देन 1 किसके लिए होता है, डिसोसिएशन के लिए। और यहाँ पे क्या हुआ, डिसोसिएशन ही हुआ है। तो दैट्स हाउ यू कैन वेरीफाई योर आंसर। एग्जाम हॉल में बैठ के आप आंसर भी देख सकते हो कि वेरीफाई कर सकते हो कि यार मेरा आंसर सही है या गलत है। आंसर आपका सही आएगा क्योंकि डिसोसिएशन के लिए आई जो होता है 1 से ज्यादा होता है। क्लियर है। नाउ चलते हैं। तो ये हमको निकालना नहीं था, हमको तो कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट निकालना था। तो अब इस फॉर्मूले को यूज करेंगे हम, इस फॉर्मूले को यूज करके हम इजीली निकाल लेंगे। तो पहले डेल्टा टीबी निकाल लेते हैं। डेल्टा टीबी के लिए आई हमने निकाल लिया है 3.4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3.4 इंटू के बी की वैल्यू दे रखी है हमको 0.52 इंटू मोलैलिटी। अब देखो मोलैलिटी आपको डायरेक्ट दे रखी है, यहाँ पे आपको निकालने की जरूरत नहीं है। 1 मोलल एक्वा सॉल्यूशन, तो मोलैलिटी कितनी दे रखी है आपको 1 दे रखी है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1। तो पहले डेल्टी भी निकाल लेंगे, इजी है, डेल्टी भी निकल जाएगा, सिंपली सॉल्व कर लेंगे इसको। 3.4 और ये है 0.52, ठीक है। ये क्या है, के बी है, सॉल्व कर लो इसको। तो ये आ जाएगा 1.768। ये किस में आएगा, केल्विन में आएगा, 1.768 केल्विन। अब हमको तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट निकाला था। तो डेल्टी भी क्या होता है, डेल्टी भी होता है सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट नहीं, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। डेल्टी भी क्या हो जाएगा टीबी नॉट माइनस टीबी। अब टीबी नॉट नहीं दे रखा यार, अब टीबी नॉट कैसे निकालेंगे। तो टीबी नॉट आपको पता होना चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर सबको पता होना चाहिए कि 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। टीबी नॉट आपको पता होना चाहिए, टीबी नॉट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। और इसको जब कैलोरी में कन्वर्ट करेंगे तो कितना बन जाएगा 273 में प्लस करेंगे 100 प्लस 273 केल्विन, तो ये बन जाएगा 373 केल्विन, ठीक है। तो टीबी नॉट आ गया हमारे पास 373 केल्विन, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है कि टीबी नॉट नहीं दे रखा, आपको दिमाग लगाना है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है, क्योंकि वाटर है सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट वाटर कैसे पता लगा, क्योंकि यहाँ पे देखो दे रखा है कि जो सॉल्वेंट है वो वाटर है। आ रहा है समझ में। देखो पूरे क्वेश्चन में वाटर का नहीं लिखा हुआ, वैसे लिखा हुआ है एक्वस दे रखा है ना, एक्वस मतलब वाटर ही तो होता है, ठीक है। तो
तो अगर वाटर है तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हमको पता है 100 डिग्री सेल्सियस, उसको कैल्विन में कन्वर्ट करना है। कैल्विन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 273 से प्लस करके, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो अब डेल टी भी हमको पता है, टी बी नॉट पता है, तो हम टी बी निकाल लेंगे। तो हमारा डेल टी बी कितना हो जाएगा, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट माइनस सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज टी बी, ठीक है। तो डेल टी बी क्या हो जाएगा हमारा, टी बी माइनस टी बी नॉट। अब टी बी नॉट हमने निकाल लिया है यहां पर, ठीक है, टी बी नॉट हमने निकाल लिया है। कितना है टी बी नॉट हमारा, 373 केल्विन, ठीक है। तो हम रख देंगे सिंपल इसमें। तो डेल टी बी हो जाएगा हमारा, डेल टी बी की हमने वैल्यू निकाल रखी है 1.76, तो 1.768 इक्वल्स टू टी बी हमको निकालना है। टी बी नॉट कितना दे रखा है, 373 केल्विन। मेक श्योर यू हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू केल्विन। अब टी बी आ जाएगा हमारा, टी बी हो जाएगा 1.768, 373 को उधर लेके जा रहा हूं मैं, प्लस 373, तो इसको सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा 374.768 केल्विन, ठीक है। यूनिट लिखनी है आपको, तो यूनिट लिखोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो दैट्स हाउ यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो पहले आपको अल्फा से अल्फा निकालना पड़ेगा। अल्फा हमको दे रखा है 60%, 60% 0.6 होगा। अल्फा के बाद हमको आई निकालना पड़ेगा, आई के बाद हमको निकल जाएगा हमारा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ओके। दैट्स हाउ यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन। 3 नंबर का क्वेश्चन था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लियर है। नाउ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन है। द वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड बी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत अलग क्वेश्चन है, ध्यान से करना। एट 25 डिग्री सेल्सियस आर दिस एंड दिस, ठीक है। मतलब हमको दे रखा है, हमारे पास दो चीजें हमारे पास, ए और बी, हमको दे रखे हैं उसके प्योर प्रेशर, ठीक है। पहले ए का प्रेशर अलग दे रखा है और बी का प्रेशर अलग दे रखा है, जब उनको मिक्स नहीं करा गया उससे पहले, जब उनको मिक्स नहीं करा गया उससे पहले का प्रेशर दे रखा है। मतलब क्या दे रखा है हमको, पी नॉट ए दे रखा है और हमको दे रखा है पी नॉट बी। ध्यान से देखना सारे क्वेश्चंस को। पी नॉट ए दे रखा है हमको 75 यूनिट दे रखा है 75 mm ऑफ HG, और पी नॉट दे रखा है 25 mm ऑफ HG। इफ ए एंड बी आर मिक्सड, नाउ ए और बी को मिक्स कर दिया है। अब क्या कर दिया है, ए और बी को मिक्स कर दिया है, सच दैट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द मिक्सचर इज 0.4। अब क्या, अब मिक्सचर में मिक्स होने के बाद क्या बोल रहा है कि जो मोल फ्रैक्शन है ए का वो कितना है, 0.4। हमको पता है कि जो मोल फ्रैक्शन होता है उसको टोटल कितना होता है, सम 1। मतलब एक्स ए प्लस एक्स बी कितना है, 1 होता है। एक्स हमारे पास है 0.4, तो एक्स बी कितना हो जाएगा, 1 माइनस 0.4, तो एक्स बी आ जाएगा हमारे पास 0.6, ठीक है। यहां से हमने क्या निकाल लिया, एक्स बी निकाल लिया और एक्स से निकाल लिया। अब हमको बोल रहा है देन कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज। ये निकाल तो लिया वेपर फेज में बी, ये वेपर फेज में नहीं है, ये सॉल्यूशन फेज में है। ये जो मोल फ्रैक्शंस है और ये जो मोल फ्रैक्शन है वो किसमें है, सॉल्यूशन फेज में। ध्यान से, आंसर 0.6 नहीं आएगा आपका, मतलब फाइनल आंसर। ये मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन फेज है, आपको निकाला है वेपर फेज में। मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन फेज है ये, हमने जो निकाला है अभी तक वो मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन फेज है। तो वेपर फेज में कैसे निकालेंगे, वेपर फेज के लिए हमको फॉर्मूला पता है। क्या फॉर्मूला होता है, देखो वेपर फेज के लिए अगर हमको बी का निकाला है ना, बी का कैसे निकालेंगे, पी बी इक्वल्स टू वाई बी पी टी। वाई बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, वाई बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज। आ रहा है समझ में, वाई बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज। तो वेपर फेज में जब भी आपको निकालना हो तो आपको फॉर्मूला कौन सा लगाना पड़ेगा, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी एंड टोटल प्रेशर। तो हमको पहले टोटल प्रेशर निकालना पड़ेगा और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी निकालना पड़ेगा। अब हमको पता है राउल्ट्स लॉ से, राउल्ट्स लॉ से क्या पता है हमको राउल्ट्स लॉ से क्या पता है कि जो पार्शियल प्रेशर होता है वो किसके इक्वल होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए, और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इक्वल्स टू पी नॉट बी एक्स बी। हमारे पास एक्स बी भी है और पी नॉट बी भी है। देखो पी नॉट बी भी है हमारे पास और एक्स बी भी है, ठीक है। तो हम क्या निकाल सकते हैं, यहां से पी भी निकाल सकते हैं। पी भी हो जाएगा, पी नॉट भी कितना है 25 और एक्स भी कितना है 0.6, तो 25 इंटू 0.6 कितना आ जाएगा 15।
तो ये आ गया पी बी हमारे पास। अब हमको निकालना पड़ेगा टोटल प्रेशर। क्या निकालना है हमको? टोटल प्रेशर निकालना है, क्योंकि पी बी तो आ गया हमारे पास, बट टोटल प्रेशर निकालने के लिए कौन सा यूज करेंगे? डाल्टन्स लॉ ऑफ एटॉमिक प्रेशर्स। क्या कौन सा यूज करेंगे? पीटी निकालने के लिए हमको यूज करना पड़ेगा डाल्टन्स लॉ। डाल्टन्स लॉ क्या बोलता है कि जो टोटल प्रेशर होता है किसके इक्वल होता है? इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर के सम के। टोटल प्रेशर ऑफ द गैस इज इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। मतलब जो पीटी होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? पीए प्लस पीबी के। हमने पीबी तो निकाल दिया, पीए भी निकालना पड़ेगा यार। अब पीए कैसे निकालेंगे? पीए इसी में निकाल दो। पी नॉट कितना दे रखा है? 75, और एक्स से कितना है हमारे पास? 0.4, तो 75 इंटू 0.4, तो यहां से आ जाएगा पीए कितना? 75 इंटू 0.4 कितना होता है? छोड़िए 0.4 क्या होता है? 30 mm ऑफ Hg। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा पीए 30 और हमारे पास पीबी आ गया 15। तो सिंपली हम क्या कर देंगे? निकाल देंगे। तो पीटी क्या हो जाएगा? 30 प्लस 15 कितना हो जाएगा? 30 प्लस 15 दैट विल बी 45 mm ऑफ Hg। आया समझ में? तो हमने निकाल दिया पीटी। ठीक है, तो हमने क्या क्या निकाल दिया? यहां पर हमने निकाल दिया पीटी जो हमको चाहिए था, क्योंकि हमको मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना है वेपर फेज में, और हमको निकालना था पीबी जो भी हमने निकाल दिया। तो बस अब तो पुटअप करना है इस फॉर्मूले में। इस फॉर्मूले को ध्यान से देख लो, इस फॉर्मूले को लगाना है वेपर फेज में। तो पीबी कितना है? 15। वाई बी कितना है? वाई बी निकालना है हमको, और टोटल प्रेशर कितना है? 45। तो वाई बी हो जाएगा 15/45, तो वाई बी आ जाएगा हमारे पास 0.33। ओके, सो दैट्स हाउ यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। पहले आपको पार्शियल प्रेशर ऑफ बी निकालना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद टोटल प्रेशर निकालना पड़ेगा, फिर हम ये फॉर्मूले पुट करके, ये फॉर्मूला क्या है? पीबी इक्वल्स टू वाई बी पी टी, जहां पे पीबी क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, वाई बी क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर स्टेट और वेपर फेज, और पीटी क्या है? टोटल प्रेशर। ठीक है, तो आप लास्ट में एक लाइन लिख देना कि द मोल फ्रैक्शन of B in vapor phase is equals to 0.33। ओके, एंड देन आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो दैट्स हाउ यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए राउल्ट लॉ का, डाल्टन्स लॉ का, और मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज का फॉर्मूला पता होना चाहिए। 3 फॉर्मूले पता होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन हो पाएगा। ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का। उसके बाद आपके सारे तरह के क्वेश्चंस कवर हो गए हैं। ठीक है, तो अगर आपने ये क्वेश्चन अच्छे तरह कर लिए, इनको रिवाइज कर लिया, तो आपको मैं बोल सकता हूँ कि सॉल्यूशन में 7 नंबर कोई लेके नहीं जा सकता। एंड जैसे मैंने टेक्निक बताई वैसे ही आपको आंसर्स को लिखना है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लास्ट क्वेश्चन पे। बहुत ईजी क्वेश्चन है, डिफाइन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब यार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को डिफाइन कैसे करते हैं? तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टीज होती है, मतलब कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स से डिपेंड करे, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करे। ठीक है, ना कि नेचर पे डिपेंड करे। तो हम क्या लिखेंगे? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की डेफिनेशन लिख देते पहले। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, लेट मी चेंज द कलर टू मेक इट लुक गुड। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगी? द प्रॉपर्टीज दैट डिपेंड्स on number of solute particles and not on the nature of solute particle are called colligative properties. Okay, so that's how you have to write it. just एक नंबर का क्वेश्चन था। तो the properties that depend upon the number of solute particles and not on the nature of solute। ठीक है, और ये एक पॉइंट और लिख सकते हो कि these properties are quantitative in nature। ठीक है, क्या होती है? क्वांटिटेटिव होती है, क्वालिटेटिव नहीं होती है, क्वांटिटेटिव इन नेचर। इसका एक और पार्ट है, विच कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज प्रिफर्ड, देखो आ गया ना क्वेश्चन, फॉर द मोलर मास ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। ये मैंने आपको बताया था उस टाइम ऑस्मोटिक प्रेशर वाले में। किसके ऑस्मोटिक प्रेशर जो है, मैक्रोमोलिक्यूल्स हो, पॉलीमर्स हो या प्रोटीन्स हो, उन सब के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज होती है टू फाइंड द मोलर मास। ठीक है, तो सेकंड का आंसर जो है
इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या आ जाएगा? ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ये फर्स्ट का आंसर है, ये पूरा है फर्स्ट का आंसर। ठीक है, नाउ इसका थर्ड पार्ट क्या है? Why are equimolar solutions of sodium chloride and glucose not isotonic? Very important question again. Just change the color, then we'll tell you. Third part. अभी आपको पता ही लग रहा होगा क्योंकि आइसोटोनिक क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि सोडियम क्लोराइड में क्या हो रहा है? दो आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, NaCl में क्या हो रहा है? दो आयंस प्रोड्यूस करेगा NaCl। NaCl क्या करेगा? डिसोसिएट करेगा, डिसोसिएट होगा और टू आयंस में डिसोसिएट होगा। टू आयंस में डिसोसिएट होगा तो उसका आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। और जब आई की वैल्यू 2 होगी तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। बट अगर हम ग्लूकोज की बात करें, ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज डज नॉट डिसोसिएट। ग्लूकोज डिसोसिएट ही नहीं होगा। अगर ग्लूकोज डिसोसिएट ही नहीं होगा तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। आई की वैल्यू 1 होगी तो ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू कम हो जाएगी। दैट्स व्हाई दे डू नॉट फॉर्म आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। ठीक है, आइसोटोनिक नॉट आइसोटोनिक। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो ग्लूकोज है उसका आई की वैल्यू 1 होती है और NaCl की आई की वैल्यू 2 होती है। जस्ट आपको ये लिखना था, 1 नंबर का क्वेश्चन था, ये वाला 2 नंबर का था, ये वाला 1 नंबर का ही था। तो जस्ट आपको लिखना है कि NaCl डिसोसिएट इनटू 2 आयंस Na प्लस एंड Cl माइनस, ड्यू टू विच आई की वैल्यू कितनी है? 2 एंड ग्लूकोज डज नॉट डिसोसिएट, ड्यू टू विच इट इज द वैल्यू ऑफ आई इज 1। आई होप इट्स क्लियर। सो दैट्स हाउ यू हैव टू राइट द आंसर्स। इन क्वेश्चंस पे आपको ध्यान रखना है कि आप पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखो। ठीक है, जितना शॉर्ट लिख सकते हो, क्योंकि एक ही नंबर का क्वेश्चन है तो डायरेक्ट रीजन लिखना है आपको। ठीक है, नो खिचड़ी। सो इसी के साथ हमारे 25 के 25 क्वेश्चन खत्म होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी। सो अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिए तो आपके सॉल्यूशंस में 7 नंबर पक्के हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे, हमारा फिजिकल स्टार्ट खत्म हो गया है, हमारा फिजिकल पोर्शन खत्म हो गया है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक से। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगी 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस किसकी आएगी? हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स की। ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको वीडियोस अच्छी लगी तो जस्ट गिव इट अ थम्स अप। मैं जल्दी आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।